किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में आप किससे सलाह ले रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेता था और दुर्योधन मामा शकुनी से। छोटी सी कहानी, ये कहानी दो दोस्तों की है। दो ऐसे दोस्त जो कि बचपन से साथ रहे, कॉलेज में साथ पढ़े, बाद में जिस कंपनी में अप्लाई किया वहां भी साथ में जॉब लग गई। जॉब से एक दिन शाम में घर लौट रहे थे, अपनी गाड़ी में थे और उसी वक्त इनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, हॉस्पिटलाइज्ड हुए। कोइंसिडेंटली एक ही कमरे में इनको रखा गया। उस कमरे में खासियत ये थी कि सिर्फ एक खिड़की थी। विंडो साइड में जो पलंग लगा था, जो बेड लगा था, उस पर एक दोस्त को शिफ्ट कर दिया गया। जो दीवार की साइड में बेड लगा हुआ था उस पर दूसरे दोस्त को शिफ्ट कर दिया गया। तो एक पेशेंट आ गया विंडो साइड में, एक पेशेंट आ गया दीवार साइड में। इस कहानी को अब ऐसे समझिएगा कि विंडो साइड वाला दोस्त है और एक दीवार साइड वाला दोस्त है। विंडो साइड वाले दोस्त से दीवार साइड वाले दोस्त को जेलसी होने लगी। उसको लगा कि अब मूवमेंट तो हम कर नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, खिड़की से बाहर देख लेते हैं। लेकिन ये जो किस्मत है ये भी मेरे दोस्त की है, वो खिड़की से बाहर देख सकता है, मैं खिड़की से बाहर नहीं देख सकता हूं। तो उसको इस बात से जलन होने लगी। 2-3 दिन उसने इस बात को इग्नोर किया। उसने सोचा कि क्या बोलना खिड़की के बारे में, लेकिन उससे रहा नहीं गया। तो एक दिन उसने पूछ लिया अपने दोस्त से कि मेरे भाई एक बात बताओ, खिड़की के बाहर क्या दिख रहा है? तो उसको लग रहा था कि नजारे दिख रहे होंगे, कुछ बताएगा मेरा दोस्त। तो दोस्त ने बताना शुरू किया कि भाई खिड़की के बाहर एक बड़ा सुंदर सा पार्क है, उधर नीचे की तरफ बच्चे खेल रहे हैं, फैमिलीज आई हुई हैं, हंसी खुशी में सब लोग हैं। एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है पार्क में जिसके नीचे काफी लोग बैठे हुए हैं, पिकनिक चल रहा है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। और अब तो देखो मेरे दोस्त, बादल भी आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में शायद फुहारें आने लगेंगी, बारिश होने लगेंगी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब इस दोस्त को जो कि दीवार साइड में था, इसको बड़ी जेलसी होने लगी कि यार मतलब इतना बढ़िया सीन मैं मिस कर रहा हूं, काश मेरा वाला पलंग उस साइड में लगा होता, काश मैं उस साइड में होता तो बड़ा अच्छा होता। दूसरे दिन फिर से इसने शाम में पूछा कि भाई आज क्या चल रहा है? तो जो दोस्त था विंडो साइड वाला, उसने फिर से अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू किया कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आज तो पार्क में नए पौधे भी लग रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा से, आज बादल नहीं है, धूप खिली हुई है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है, आज बड़ा अच्छा से लग रहा है, बाहर की तरफ मैं देख रहा हूं। तो इस दोस्त को लगा कि काश मेरा पलंग उधर होता। तीसरी शाम में फिर से इसने पूछा, फिर से उसने अच्छी बातें बताई, फिर से लगा कि काश उधर होता। ये रूटीन चलने लगा और रोज इसकी जो जेलसी थी वो बढ़ने लगी। एक रात में वो जो विंडो साइड वाला दोस्त था उसको दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हुआ। और हार्ट अटैक जब हो रहा था, जब वो तड़प रहा था, तब इस वाले दोस्त की जो दीवार साइड में था, इसकी नींद खुल गई, लेकिन ये कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। और सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से विंडो साइड वाले दोस्त की डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई, उसकी बॉडी को वहां से बाहर निकाला जा रहा था, नर्सिंग स्टाफ आया था, उसकी बॉडी को वहां से हटा लिया गया, वो पलंग खाली हो गया। तो ये जो दीवार साइड वाला दोस्त था, इसने नर्सिंग स्टाफ से पूछा कि क्या आप एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? उन्होंने बोला कि हाँ जी बताइए। कि मैं बड़ा दुखी हूं कि मेरे दोस्त की डेथ हो गई है और मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा है, लेकिन एक छोटा सा आपका फेवर चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी बताइए ना, क्या करना है? तो इसने बोला कि अगर आप मेरा वाला जो बेड है, अगर इसको आप विंडो साइड में शिफ्ट कर देंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, मुझे भी थोड़ा देखने को मिल जाएगा। तो उन्होंने बोले हाँ कोई बात नहीं, आप कौन सी बड़ी बात है। तो उनका इस पेशेंट को इस तरफ से इस तरफ शिफ्ट कर दिया गया, ये विंडो साइड में आ गया। जब ये विंडो साइड वाले पलंग पर आया, जब ये उस बेड पर पहुंचा जिस पर ये पहुंचना चाह रहा था, और जब इसने बाहर देखा तो इसे बाहर कुछ नहीं दिखाई। वहां कोई पार्क नहीं था, कोई बच्चे नहीं थे, कोई बड़ा पेड़ नहीं था, कोई पिकनिक नहीं चल रहा था, कोई बादल कुछ नहीं। वहां तो बादल के आसमान नहीं दिख रहा था, क्योंकि वहां पर थी एक बदसूरत सी, खामोश सी, बड़ी सी, गंदी सी दीवार। वो जो विंडो साइड वाले बेड पर जो दोस्त था, वो अपने दीवार साइड वाले बेड पर जो दोस्त था उसको बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता करके पॉजिटिव कर रहा था, लेकिन वो जेलसी के मारे मरा जा रहा था। उसे इसी बात से जलन थी कि काश मेरा बेड उस तरफ होता। जिंदगी में भी बस यही हो रहा है, हम दूसरे के बारे में जानते पहचानते कुछ नहीं है, बस अपने मन में जलन पैदा कर लेते हैं, उससे जलते रहते हैं। वो चाहे कितनी पॉजिटिविटी हमारी तरफ लाए, हम नेगेटिविटी उसकी तरफ फेंकते रहते हैं। लाइफ को समझने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। आपके आसपास ही पॉजिटिविटी है। अपने माइंड में जितने नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको हटाने की कोशिश कीजिए। अच्छे विचारों के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ को जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा ही। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज्यादा कुछ तो नहीं जानता मैं मोहब्बत के बारे में, पर जब तुम सामने आ जाती हो तो मेरी तलाश खत्म हो जाती है।
हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये लव स्टोरी वैलेंटाइन स्पेशल लव स्टोरी हमारे उन दोस्तों के लिए जो सिंगल हैं। ये कहानी है कॉलेज के 6 दोस्तों की, जिनका एक ग्रुप बन गया था। फर्स्ट ईयर में इतना कमाल का ग्रुप था कि हर कोई चाहता था दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो तो इनके जैसी हो। इनमें से भी 3 दोस्त ऐसे थे जो बेस्ट बडीज थे। उनके नाम थे विवेक, नेहा और तुषार। तुषार को मालूम था कि उसके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं विवेक और नेहा, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को बोल नहीं पा रहे थे। एक दिन तुषार ने कोशिश की, दोनों की आमने सामने बात करवाई और उस दिन से विवेक और नेहा की फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदल गई। लव स्टोरी ट्रैक पर आ गई, शुरू हो गई। कॉलेज में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते थे, फ्रेशर्स पार्टी, फ्रेंडशिप डे, बहुत कुछ चलता रहा, लेकिन इनकी लव स्टोरी पर कहीं कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इनकी दोस्ती को सबसे आगे ले जाने वाला बंदा था तुषार, जो चाहता था कि उसके दोस्त प्यार मोहब्बत में हमेशा रहें, उनकी लव स्टोरी में कहीं कोई ब्रेक नहीं आए, और इसीलिए लव स्टोरी आगे बढ़ती रही। विवेक को रियलाइज होने लगा था कि नेहा, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो बड़ी डिमांडिंग थी। उसे बड़े सारे गिफ्ट चाहिए होते थे, बड़े सारे सरप्राइजेस चाहिए होते थे, और उसे शायद ये समझ में नहीं आता था कि सरप्राइज जो है वो हमेशा गिफ्ट के तौर पर नहीं होते हैं। कई बार कुछ मोमेंट्स होते हैं जो सरप्राइज होते हैं, कुछ मोमेंट्स होते हैं जो हमेशा मेमोरेबल रहते हैं। लेकिन विवेक ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को समझा नहीं पाया। धीरे धीरे वो महीना आ गया जिसे फरवरी कहते हैं, वैलेंटाइंस वीक आने वाला था, और नेहा ने एक बार फिर से अपने बॉयफ्रेंड के सामने, विवेक के सामने वो बातें रखी जो वो हमेशा रखती थी। उसने बोला कि कितना एक्साइटिंग होने वाला है, रोज डे आने वाला है, चॉकलेट डे आने वाला है, वैलेंटाइंस डे आने वाला है, हम बाहर चलेंगे, पार्टी करेंगे, डिनर डेट पर जाएंगे, बहुत सारे गिफ्ट तुम मुझे दोगे, बहुत सारे गिफ्ट के साथ में एंजॉय करेंगे, लाइफ बहुत बदलने वाली है, सब कुछ बहुत प्यारा होने वाला है। जब ये सब वो बोल रही थी, उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट था, और तभी विवेक ने बोल दिया, पता नहीं कहां से अचानक से उसके दिमाग में आया। उसने बोला कि 1 वीक के लिए मैं घर जा रहा हूं, मेरे घर में ट्रेजेडी हो गई है और मुझे मेरी फैमिली के साथ में रहना जरूरी है। जैसे ही विवेक ने बोला, नेहा को समझ में आ गया कि वो झूठ बोल रहा है। उसने बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, सच बोलो कि तुम्हें मेरे साथ रहना नहीं है। बड़ी नाराज हो गई, बड़ी गुस्सा हो गई और चुपचाप वहां से उठ करके चल दी। ऐसा लगा कि वैलेंटाइंस वीक के शुरू होने से पहले इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास वापस गया, तुषार को जाकर के सारी बात समझाई कि भाई वो नाराज हो गई है, उसे बड़े सारे गिफ्ट चाहिए, बड़े सारे ट्रिप्स चाहिए, उसे बहुत सारी जगहों पर जाकर के घूमना है, बड़े सारे उसके प्लान्स हैं, लेकिन मैं कहां से पूरा करूं। हर किसी के साथ कॉलेज में होता है एक टाइट बजट होता है, एक ऐसा बजट होता है जिसमें आपको अपनी लाइफ बितानी होती है। विवेक के साथ भी यही प्रॉब्लम थी। मिडिल क्लास फैमिली से लड़का था, समझ नहीं पा रहा था कि इतना खर्चा कैसे करेगा। तुषार ने बोला कि भाई टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा। विवेक को कहीं जाना तो था नहीं, वो कॉलेज में ही था। 14 फरवरी का दिन आया। शाम में विवेक के पास में कॉल आता है तुषार का, और तुषार बोलता है कि भाई एक सरप्राइज है, एक बार आना। रेस्टोरेंट में जाता है, वहां जाकर के देखता है कि एक शानदार सी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। स्पेशल अरेंजमेंट्स थे जो विवेक और नेहा के लिए किए गए थे। ये देख करके चौंक जाता है, बड़े सारे गिफ्ट्स वहां पर रखे हुए थे। नेहा बड़ी खुश थी। जैसे उसने विवेक को देखा, बोली कि मुझे मालूम था तुम मुझे सरप्राइज दोगे, इतना अच्छा सरप्राइज, बेस्ट सरप्राइज, तुम मेरे बेस्ट बडी हो, बॉयफ्रेंड हो, आई लव यू, हग करने लगी, बहुत कुछ होने लगा। और उस सब के बाद में विवेक ने कुछ नहीं बोला। विवेक को समझ में आ गया कि सारा खर्चा तुषार ने किया है अपने दोस्त के लिए। पार्टी ओवर हुई, उसके बाद में विवेक ने उसी दिन उसी वक्त नेहा को समझा दिया कि तुम्हारे मेरे रास्ते अलग हैं, तुम शायद लाइफ में कुछ और चाहती हो, मैं शायद कुछ और चाहता हूं, हमें अलग हो जाना चाहिए। उसी दिन उसने अपना ब्रेकअप कर लिया। उसके तुरंत बाद में वापस अपने दोस्त के पास गया और तुषार को जाकर के गले लगा लिया, बोला कि भाई तुम हो मेरे सच्चे दोस्त, आज तुमने मुझे सिखाया कि लाइफ में रिलेशनशिप से ज्यादा बड़ी चीज होती है फ्रेंडशिप। ये फ्रेंडशिप है जिसकी वजह से आज तुमने इतना सारा खर्चा कर दिया। मेरे भाई आई लव यू। जब ये सारी बात विवेक ने बोली तो तुषार ने सिर्फ एक बात बोली, मेरे भाई चिंता मत करना, भाभी का आना भी बाकी है। छोटी सी कहानी, ये फ्रेंडशिप स्टोरी, लव स्टोरी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर दोस्त आपके साथ हैं तो सब कुछ आपके साथ है। ये वही दोस्त होते हैं जो लड़ाई में, झगड़े में, मोहब्बत में हर वक्त आपके साथ होते हैं। जब आप अपनी पार्टनर से मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो आप घर पर यही बोलते हैं कि दोस्त से मिलने जा रहा हूं। इन दोस्तों को कभी मत भूलना। दोस्तों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। एंड आई रियली विश कि आप जल्द ही रिलेशनशिप में आए, आपकी जिंदगी में बहुत सारा प्यार आए जो कभी वापस ना जाए। आरजे कार्तिक के साथ देखिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर एक नई। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। लोगों को एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय एक दूसरे के हाथ खींचने चाहिए। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसका जन्म गरीब परिवार में हुआ, जिसकी जिंदगी में इतना स्ट्रगल था कि वो जैसे तैसे 10वीं पास कर पाया। 10वीं पास करने के बाद में गांव से शहर आ गया। शहर आकर के नौकरी की तलाश करने लगा। एक दिन अखबार में उसे एक विज्ञापन दिखा जिसमें लिखा था ऑफिस में असिस्टेंट की जरूरत है,
सहायक कर्मचारी की जरूरत है जिसको ऐसे ही ऑफिस का छोटा मोटा काम करना था। बहुत बड़ी पोस्ट नहीं थी, लेकिन इस व्यक्ति ने डरते डरते अप्लाई कर दिया। इसे ऑफिस का पता मालूम चला, वहां पहुंचा, देखा लंबी लाइन लगी हुई थी, बड़े सारे लोग आए हुए थे। वहां जाकर के इसने इंटरव्यू देना शुरू किया। इंटरव्यूअर अलग अलग सवाल कर रहे थे। आखिरी में से एक इंटरव्यूअर ने सवाल किया कि क्या आपके पास में ईमेल आईडी है। इसे पता ही नहीं था कि ईमेल आईडी क्या होती है, चौंक गया और इसने बोला कि नहीं, मेरे पास में कोई ईमेल आईडी नहीं है। तो जो सामने वाला था उसने बोला कि कैसे बेवकूफ हो, मॉडर्न जमाना है, टेक्नोलॉजी कहां की कहां पहुंच गई, तुम्हारे पास ईमेल आईडी नहीं, पता ही नहीं क्या होती है ईमेल आईडी, मतलब क्या कर रहे हो तुम। और इसे वहीं से रिजेक्ट कर दिया गया। ये व्यक्ति वहां से बाहर निकला, ये लड़का, और बाहर निकल करके इसने अपनी जेब टटोली। इसके पास में उस दिन 200 रुपए थे। 200 रुपयों से उस दिन इसने एप्पल खरीदे और एप्पल बेचने के लिए उस शहर की कॉलोनीज में निकल गया। शाम तक इसने 70 रुपए का प्रॉफिट कमाया और इसे समझ में आया शाम में कि बॉस ये काम इंटरेस्टिंग है, किया जा सकता है। 270 रुपए से अगले दिन फिर से एप्पल खरीदे, फिर से अगले दिन एप्पल खरीदे, एप्पल खरीदने लगा। धीरे धीरे मंडी में एक छोटी सी दुकान इसकी भी हो गई। उस छोटी सी दुकान को कब इसने बड़ी सी फ्रूट्स की शॉप में बदल दिया, इसे खुद मालूम नहीं चला। मेहनत पर मेहनत करते जा रहा था। एक दुकान जब सेटल हो गई थी, जब खरीदार आने लगे थे, कस्टमर्स बढ़ने लगे थे, तो इसने एक और दुकान लगा ली। एक और फ्रूट्स की शॉप हो गई, फिर तीसरी हो गई, चौथी हो गई। उस शहर में इसकी अकेले की 7 से 8 शॉप्स खुल चुकी थी। अब इसे लग रहा था कि इस बिजनेस को बड़ा करना चाहिए। एक दिन अपने गांव गया, गांव जाकर के रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताया कि बॉस ये वाला अपना काम चल रहा है शहर में, अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो। कुछ और दोस्त इसके साथ हो लिए। इन्होंने धीरे धीरे दूसरे शहर में जाकर के अपनी दुकानें खोलना शुरू कर दिया और ये धीरे धीरे एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। जब ये बात मीडिया में आई कि 10वीं पास लड़का, गांव का एक लड़का जो कि शहर में आकर के इतना बड़ा व्यापारी बन गया है, इसका इंटरव्यू करना चाहिए। अलग अलग चैनल्स वाले लोग पहुंच रहे थे। एक दिन एक मैगजीन वाला बंदा पहुंचा इंटरव्यू लेने के लिए और उसने बहुत सारे सवाल किए संघर्ष के बारे में, कैसे आपने बिजनेस ग्रो किया, कैसे आपने शॉप्स डेवलप की, कैसे आपकी पहली शॉप खुली, बहुत सारी बातें हुई। और आखिरी में उसने कहा कि आपके पास अगर ईमेल आईडी हो तो मुझे दे दीजिए, ये इंटरव्यू में आपको मेल कर दूंगा। जैसे उसने कहा तो इसने, जो बिजनेसमैन बन चुका था लड़का, इसने कहा कि बॉस मेरे पास में ईमेल आईडी नहीं है। तो जो बंदा इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचा था, रिपोर्टर, उसने बोला कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और आपके पास में ईमेल आईडी नहीं है। तो जो लड़का बिजनेसमैन बन चुका था, फ्रूट्स का इतना बड़ा व्यापारी था, उसने एक ही जवाब दिया। ध्यान से सुनिएगा। उसने बोला कि मेरे भाई, अगर मेरे पास में ईमेल आईडी होती तो आज मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं होता। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में हर किसी के पास अपना टैलेंट है। अपने टैलेंट को पहचानिए, कॉपी करना बंद कीजिए। जब आप खुद का काम करेंगे, खुद की क्षमता को पहचान करके काम करेंगे, वो काम असफल हो ही नहीं सकता। आप पास होकर के रहेंगे, इस बात की गारंटी है। आरजे कार्तिक एक बार फिर से आपसे कहेगा, अपनी क्षमता को पहचानिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर देखिए एक नई कहानी। और हाँ, सोसाइटी में आप भी लोगों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। उनकी टांग खींचना बंद कीजिए, उनका हाथ खींचिए और उन्हें आगे लेकर आइए। टैलेंट को अप्रिशिएट कीजिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, मगर अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो ट्रेन से सफर किया करते थे, अप डाउन करते थे, अपने दफ्तर जाते थे, वापस आते थे और ट्रेन की जर्नी में से कुछ ना कुछ लर्निंग निकालते थे, कुछ ना कुछ सीखते थे। घर जाकर के डायरी में लिखते थे कि आज मैंने ट्रेन की जर्नी में ये सीखा, आज मेरे सफर में मुझे ये सीखने को मिला। रोजाना का उनका ये रूटीन था। एक दिन वो अपने ऑफिस के लिए निकले, ट्रेन में जाकर के बैठे, ट्रेन रवाना हुई। उनके ठीक सामने वाली बर्थ पर एक फैमिली बैठी हुई थी। बच्चे खिलखिला रहे थे, बातें चल रही थी। तभी वहां से पानी बेचने वाला एक लड़का निकला। पानी की बोतल बेचते हुए लड़का निकल रहा था, जोर जोर से आवाज दे रहा था। इनके सामने वाली बर्थ पर जो फैमिली बैठी थी, उसमें एक भाई साहब थे। उन्होंने बोला उस लड़के को कि बेटा, पानी की बोतल कितने की थी? तो उस लड़के ने बोला कि भैया 20 रुपए की बोतल है। तो इन्होंने बोला, इन भाई साहब ने, कि अरे 15 की बोतल दो, ये क्या 20 रुपए में बेच रहे हो? 15 रुपए में दो तो बताओ। वो जो पानी बेच रहा था लड़का, वो सिर्फ मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे बढ़ गया। ये जो भाई साहब सामने की सीट पर बैठे हुए थे, जो कि रोजाना लिखते थे कि आज क्या सीखा, इनको लगा, अंदर से जिज्ञासा हुई कि भाई क्या मतलब आज सीखा है। तो ये फटाफट से उस लड़के के पीछे गए कि ये मुझे कोई बहुत बढ़िया सा लेसन आज दे देगा, आज मुझे बहुत बढ़िया सी लर्निंग देगा कि क्या करना चाहिए लाइफ में। मुस्कुरा के कैसे चला गया, मतलब जिद बहस नहीं की। उस लड़के के पीछे पीछे निकल लिया। वो लड़का इस कोच से दूसरे कोच में आगे बढ़ चुका था पानी बेचते बेचते। उसे जाकर के रोका और उससे पूछा कि भाई एक बात बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। तुम अभी मेरे कोच में थे, वहां पर एक फैमिली थी, याद आया तुम्हें? अभी एक बंदा तुमसे बोल रहा था कि 15 की बोतल दो, 20 की क्यों दे रहे हो? तुमने कुछ नहीं बोला उसको, तुम चुपचाप आगे बढ़ गए। मतलब ऐसा क्यों? तुम्हें गुस्सा उस्सा नहीं आया कि कहा मतलब 2-5 रुपए के लिए इतनी जिद बहस कर रहा है गरीब आदमी से? तुम कुछ तो बोलते। उस लड़के ने जो कहा ध्यान से सुनिएगा।
उस लड़के ने कहा कि अरे भैया, वो जो भाई साहब बैठे हुए थे उनको पानी पीना ही नहीं था, उनको प्यास ही नहीं लगी थी। तो ये जो बंदा था जो रोज लिखता था, उसने पूछा कि अरे ऐसा तुम्हें कैसे पता चल गया कि उनको प्यास लगी थी? तुम क्या अंतर्यामी हो? तुम्हें कैसे पता कि उनको प्यास लगी, उन्हें पानी नहीं पीना है? हो सकता है उनको प्यास लगी हो। तो फिर से इस लड़के ने कहा कि उनको प्यास नहीं लगी थी, क्योंकि जिसको प्यास लगती है वो पानी की बोतल लेता है, पानी पीता है, उसके बाद में रेट पूछता है और पैसे दे देता है। वो फालतू की जिद बहस नहीं करता है। उस लड़के ने जब ये जवाब दिया, इन भैया ने जब ये जवाब सुना, घर गए, डायरी में जाकर के बहुत कुछ लिख डाला। इन्होंने लिखा कि लाइफ में अगर हमने गोल बना लिया है, अगर हमारे माइंड में बात क्लियर है, तो फिर हम फालतू के वाद विवाद में, डिस्कशन में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर हमारा गोल क्लियर नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं है हमें क्या करना है, तो हम बहुत सारी कमियां उस गोल में भी, लाइफ के गोल में भी निकालते रहेंगे और बस इसी चक्कर में टाइम बर्बाद कर देंगे। खास करके जितने सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस कहानी को देख रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूं कि आप अपने गोल को क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर आपके माइंड में क्लियर नहीं हुआ कि आपको क्या करना है, तो आप वो 3-4 ऑप्शंस में उलझ करके रह जाएंगे, साल पर साल निकलते चले जाएंगे और उसके बाद में आपको रियलाइज होगा कि यार टाइम तो तब था, तब तो कुछ किया ही नहीं। लाइफ में अपने गोल को क्लियर बनाइए, उसके बाद में डिस्कशन में पढ़ने वाली तो बात आएगी नहीं। आप चाहें तो इसके लिए करियर कंसल्टेंट्स होते हैं, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं। लाइफ में आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसे दोस्त होंगे, फैमिली में लोग होंगे जिनसे आप पूछ सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अपने गोल को क्लियर कीजिए और उसी के साथ आगे बढ़िए। आरजे कार्तिक एक बार फिर से आपसे कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे पेज पर देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर देखिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है आशीष नाम के बंदे की, जिसकी शादी हो गई थी, 2 बच्चे भी थे, जिसकी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके घर में कहीं कोई कमी नहीं थी। एक बड़ा सा घर था, गाड़ी थी, इकलौती संतान था। उसके मम्मी पापा बड़े शांत स्वभाव के थे, नेक दिल इंसान। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। आशीष की मां का देहांत हो गया और 1 महीने के बाद ही आशीष ने अपने पिता से लड़ाई कर ली। उसने अपने पापा को बोला कि पापा जी, आपकी वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है। बहू को, जो मेरी वाइफ है, इसको बड़ी परेशानी होती है। दिन भर इसे वो रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कल्चरल वैल्यूज फॉलो करनी पड़ती हैं, साड़ी पहन करके काम करना पड़ता है। ये मॉडर्न बनना चाहती है लेकिन बन नहीं पा रही है। तो पापा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में जो नीचे गैरेज है उसमें शिफ्ट हो जाओ। इस लड़के ने, इस बंदे ने अपने ही पिता को अपने ही घर में नीचे गैरेज में शिफ्ट कर दिया। इसके पापा कुछ नहीं बोले, बिना एक शब्द बोले चुपचाप अपना सामान उठा करके गैरेज में शिफ्ट हो गए। 15 दिन के बाद में ये अंकल जी ऊपर आते हैं, सीढ़ी चढ़ करके डोरबेल बजाते हैं। आशीष बाहर निकलता है, अपने पापा को देख करके चौंक जाता है। ऐसे लगता है कि अब लड़ाई होने वाली है, लेकिन अंकल जी लड़ाई नहीं करते, बल्कि उनके हाथ में कुछ वाउचर्स होते हैं, आशीष को देते हैं और बोलते हैं कि बेटा, ये 10 दिन की फॉरेन ट्रिप के वाउचर्स हैं। मैंने आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। ये सरप्राइज है, आप जाओ, घूम करके आओ। वैसे भी तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद में तुम उदास रहते हो, मुझे लगता है कि तुम जो है बड़े परेशान रहते हो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, बच्चों को अच्छा लगेगा, जाओ घूम करके आओ। तो 10 दिन के लिए अंकल जी अपने बच्चों को फॉरेन ट्रिप पर भेज देते हैं और उसके बाद में अंकल जी असली खेल करते हैं। जिस मकान में आशीष रह रहा था, उस 6 करोड़ के मकान को 3 करोड़ में बेच करके अपने लिए एक छोटा सा घर ले लेते हैं और आशीष का सारा सामान एक अपार्टमेंट में किराए पर फ्लैट लेते हैं, उसमें शिफ्ट करवा देते हैं। आशीष जब 10 दिन के बाद में घूम करके वापस अपने घर आता है, तो उसके घर के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा होता है और बाहर एक गार्ड बैठा होता है। आशीष बोलता है कि ताला किसने लगाया, मेरे पापा कहां गए? तो गार्ड बोलता है कि अरे साहब, क्यों परेशान हो रहे हो, मुझे बोल करके गए बात करवा देना। तो आशीष बोलता है कि तुम क्या बात करवाओगे, मैं बात करता हूं। तो कॉल लगाता है आशीष, उसके पापा का नंबर नहीं लगता है, आउट ऑफ रीच आता है। तो गार्ड बोलता है कि साहब, ये नंबर नहीं लगेगा, साहब मुझे दूसरा नंबर लिखवा के गए। गार्ड जाता है अंदर, अपने कैबिन में से निकालता है एक छोटी सी पर्ची, उसमें नंबर होता है, कॉल करता है और बात करवाता है आशीष की उसके पिता से। आशीष जब बात करता है तो बोलता है कि पापा, ये क्या तरीका है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है, ये है वो है, बच्चे कहाँ खड़े होंगे, हम बड़े परेशान हो रहे हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा बस 15 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ। 15 मिनट के बाद में गाड़ी आती है, गाड़ी में से अंकल जी उतरते हैं। अंकल जी जाकर के आशीष को बोलते हैं कि बेटा, ये पकड़ो चाबी, इस फ्लैट में तुम्हारा सारा सामान शिफ्ट करवा दिया है, 1 साल का किराया दे दिया है। अब तुम्हारी पत्नी को जैसे रहना है, जैसे तुम्हें पत्नी को रखना है तुम रखो, मुझे परेशान मत करो। तो आशीष पूछता है कि पापा आप कहाँ रहेंगे? तो अंकल जी बोलते हैं कि बेटा, मैंने तो अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया है, मैं उसमें खुश हूं, अब तुम्हें जैसे रहना है तुम रहो। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। लाइफ में पेरेंट्स की हमेशा कद्र करना, इससे पहले कि पेरेंट्स आपकी कद्र करना बंद कर दें। और वैसे भी पेरेंट्स आपकी कद्र करना कभी बंद नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें कभी भी दुखी मत करना। आरजे कार्तिक एक बार फिर कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, हौसले के साथ, अपनों के प्यार के साथ। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर देखिए एक नई। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता रहता है,
मगर एक दिन एक तारीख ऐसी आती है जो हमेशा के लिए कैलेंडर को बदल देती है। इसीलिए जिंदगी में सब्र रखें, वक्त हर किसी का आता है, मेहनत करते रहें। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक गरीब लड़के की। एक ऐसा लड़का जिसकी फैमिली में ज्यादा पैसा नहीं था, घर घर जाकर के सामान बेचता था स्कूल के बाद में, और उस सामान से जो पैसा इसको मिलता था उस पैसे से स्कूल की फीस भरता था। ये लड़का एक दिन ऐसी दोपहर में निकला हुआ था सामान बेचने के लिए, घर घर जा रहा था, दरवाजा खटखटा रहा था। इसे जोरों की भूख लग रही थी, तो इसने डिसाइड किया कि अब जिस भी घर का दरवाजा खटखटाएगा उससे पैसे के बदले खाना मांग लेगा। ये गया, जाकर के इसने दरवाजा नॉक किया। जब दरवाजा खुला तो अंदर से एक लड़की निकली। लड़की को देख करके हक्का बक्का रह गया, हैरान हो गया। तो इसने अचानक से, होता है ना एकदम से आप घबरा जाते हैं, तो इसने पानी मांग लिया, एक गिलास पानी मिलेगा। वो लड़की अंदर गई, किचन में जाकर के सोचने लगी कि लड़का बड़ा परेशान सा लग रहा है, पसीना आ रखा है, सामान लेकर के ढो रहा है इधर से उधर, सामान बेच रहा है, मुझे लगता है कि भूखा होगा। तो उस लड़की ने, उसको अचानक से दया आई, वो अंदर से एक गिलास दूध लेकर के आ गई और दूध ला करके इस लड़के को दे दिया। इस लड़के ने दूध पी लिया। धीरे धीरे दूध पी रहा था और सोच रहा था कि ऊपर वाला अभी भी है, अभी भी इंसानियत जिंदा है, ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए। सारी अच्छी बातें इसके दिमाग में आ रही थी कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दूध पीने के बाद में इसने ग्लास उस लड़की को वापस दिया और बोला कि इसके बदले में आपको कितने पैसे दूं। तो लड़की ने कहा कि पैसे क्यों दोगे, मेरी मम्मा मुझे हमेशा कहती हैं कि हम अगर किसी की मदद करें तो पैसे नहीं लेने चाहिए, तो आप कुछ मत दीजिए। तो फिर इस लड़के ने कहा कि आप कोई सामान खरीद लीजिए अगर आपको खरीदना है। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं, हमें कोई सामान नहीं चाहिए। तो इस लड़के ने कहा कि फिर मैं आपको बस एक ही बात कहूंगा, दिल से धन्यवाद, आपने मेरी मदद की, मुझे भूख लगी थी, आपने भूखे को दूध पिला दिया, थैंक यू सो मच। ऐसा बोल करके वहां से चल दिया। और गली में जब ये जा रहा था तो सोच रहा था कि यार इंसानियत अभी जिंदा है, वो लड़की मेरे लिए एक गिलास दूध लेकर के आ गई, मेरी मदद कर दी, ऊपर वाला देखो मदद करता है, ये वो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इसके दिमाग में चल रही थी। ये बात आई गई हो गई। इस लड़के ने पढ़ाई पूरी की, स्कूल की पढ़ाई की, कॉलेज की पढ़ाई की, उसके बाद में बड़े शहर में बड़ा डॉक्टर बन गया। इधर ये जो लड़की थी, जब ये बड़ी हो रही थी तो इसकी फैमिली कंडीशंस बिगड़ गई। इस लड़की की तबीयत बिगड़ गई, खराब हो गई। वहां के लोकल डॉक्टर्स ने इससे कहा कि आप बड़े शहर जाइए, बड़े डॉक्टर को दिखाइए। तो इसे ले जाकर के एक बड़े से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, वही हॉस्पिटल जहां पर ये लड़का डॉक्टर बन चुका था, डॉक्टर हार्वर्ड केली। डॉक्टर हार्वर्ड केली के पास में एक केस आया, उन्हें पता चला कि एक लड़की इस तरीके से सीरियस कंडीशन में है, बीमार है, आईसीयू में रखी गई है। इन्होंने उसके बारे में पढ़ा, गांव का नाम पढ़ा, तो इन्हें याद आया कि ये तो वही लड़की है। जाकर के देखा तो इन्हें समझ में आ गया कि वही लड़की, उसकी मदद करनी चाहिए। इन्होंने और एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुलाया, सारी जी जान लगा दी उसको ठीक करने में। उसकी तबीयत फाइनली धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब वो ठीक हो गई तो डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से ट्रीटमेंट के बाद में जो बिल जाता है वो बिल एक लिफाफे में रख करके दिया और साथ में एक छोटा सा नोट, ऊपर पेन से लिख करके एक नोट और उसके साथ में अटैच कर दिया। तो ये लिफाफा जब इस लड़की के पास में पहुंचा, जब ये स्टेबल हो चुकी थी, ठीक हो चुकी थी, तो इसने देखा कि इसके पास में बिल आ चुका है। तो ये घबरा गई कि ये ठीक तो हो चुकी है, लेकिन इसकी फैमिली कंडीशंस ऐसी नहीं थी कि अब ये बिल पे कर सके। तो ये सोचने लगी कि पता नहीं कितने का बिल आया होगा। इसने वो लिफाफा खोला, उसमें वो ट्रीटमेंट के बारे में सब कुछ लिखा था, दवाइयों के बारे में लिखा हुआ था, और साथ में एक छोटी सी पर्ची, एक छोटा सा नोट चिपका हुआ था जिस पर पेन से कुछ लिखा हुआ था। तो इसने वो ध्यान से पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था कि आपके ट्रीटमेंट का बिल बहुत सालों पहले एक गिलास दूध से पे कर दिया गया है। डॉक्टर साहब वहां पहुंचे, डॉक्टर को देख करके ये भी पहचान गई और इसने कहा कि आपका दिल से धन्यवाद, आपने उस दिन मुझे दिल से थैंक यू कहा था, आज मैं आपको दिल से थैंक यू कहती हूँ। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो लाइफ में अच्छाई घूम फिर करके आपके पास जरूर आएगी। अगर आप बुरा करते हैं तो घूम फिर करके वो बुराई आपके पास अपने आप चली आएगी। इसीलिए लाइफ में कर्मा सबसे बड़ी चीज है। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे रिजल्ट्स अपने आप आएंगे, ये हर शास्त्र में कहा गया है। आरजे कार्तिक जाते आते एक बार फिर आपसे कहेगा, अच्छे काम करते चलिए, हौसले के साथ, अपनों के प्यार के साथ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हाँ, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर देखिए एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पूरी धरा यानी कि सृष्टि, ये पृथ्वी, ये संसार, पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है, पर तू अगर जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो चलने को एक पांव से भी चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी जिसने लिखी है वो लिखते हैं कि मैं अपने शहर से दूसरे शहर में जाकर के जॉब कर रहा था, लेकिन जब कभी अपने होम टाउन आता था तो अपने दोस्तों से मिलना नहीं भूलता था। हमारी रीयूनियन होती थी और रीयूनियन के लिए हम जिस जगह पर मिलते थे वो था हमारे शहर का फेमस लस्सी वाला। छुट्टियों के दिन थे, मैं अपने घर आया हुआ था। मैंने आकर के अपने दोस्तों को कॉल लगाया और बोला कि आ जाओ अड्डे पर मिलते हैं। लस्सी वाले के हम सब पहुंच गए। जाकर के हमने ऑर्डर दे दिया। गर्मियों के दिन थे, बाहर कुर्सियां लगी हुई थी, ऊपर कनात लगी हुई थी। सारे नीचे जाकर के बैठ गए आराम से। लस्सी का ऑर्डर कर दिया। इंतजार कर रहे थे कि लस्सी का ग्लास आएगा। हंसी मजाक चल रही थी, दोस्ती यारी की बातें चल रही थी। तभी
मेरे सामने आकर के एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई। 75 से 80 साल उनकी उम्र रही होगी। हाथ में डंडा था, आंखें धसी हुई थी, जुबान लड़खड़ा रही थी, कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर भूख दिख रही थी और आकर के बस इतना सा बोली कि बेटा ऊपर वाले के नाम पर कुछ दे दे। मेरे आगे आकर के उन्होंने हाथ फैला दिए। मुझसे रहा नहीं गया, पता नहीं क्या हुआ। वैसे मैं भिखारियों को भीख नहीं देता हूं, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, अपने आप मेरा हाथ वॉलेट की तरफ चला गया। मैं सिक्के ढूंढने लगा। फिर पता नहीं दूसरा आइडिया आया, दूसरा ख्याल आया, मैंने वॉलेट अपनी जेब में रख लिया। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैंने पैसा नहीं दिया। पैसा मैंने नहीं दिया, लेकिन मैंने उनसे कहा कि दादी जी क्या आप लस्सी पिएंगी? और जैसे मैंने दादी जी कहा, उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई और मेरे दोस्त पीछे से देखने लगे कि यार ये क्या कर रहा है। मतलब 5 रुपए, 3 रुपए, 7 रुपए में बात खत्म हो जाएगी, 10 रुपए में बात खत्म हो जाएगी, सिक्के दे के फ्री कर, लस्सी पिला रहा 30 रुपए की। मतलब दोस्तों को शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं गरीब हो जाऊंगा, वो मुझे ठग करके चली जाएंगी। लेकिन मैंने फिर से पूछा कि दादी जी क्या आप लस्सी पिएंगे? दादी जी ना नुकुर करते हुए धीरे से हाँ उन्होंने भर दी। और उनकी हाँ को देख करके मुझे लगा, उनको सुनकर मुझे लगा कि ये बहुत दिनों से भूखी हैं। पता नहीं क्या हुआ, मैंने जोर से आवाज लगाई कि भैया एक लस्सी और। दादी जी दूर जाकर के खड़ी हो गई, फिर से वापस मेरे पास आई, अपनी पोटली में से कुछ सिक्के निकाले और बोली कि बेटा ये 5-7 रुपए है, आप जो पेमेंट करोगे उसमें ये पैसे मिला लेना। मेरे चेहरे पर सारे भाव उड़ गए, मेरे आंखों में जैसे आंसू सूख गए। ऐसा मुझे लगा कि मैं सुन्न रह गया। उन्होंने मुझे पैसे देने की बात कर दी। मैंने उनसे कहा कि माताजी माफ कीजिए, आप जाकर के बैठिए, अभी लस्सी आ रही है। लस्सी वाला आया, लड़का नौकर आकर के उसने सबको ग्लासेस दे दिए, उनको भी गिलास दे दिया। अब वो दूर जाकर के बैठ गई नीचे जमीन पर, हम सब कुर्सियों पर बैठे हुए थे। अब वो कुर्सी मुझे काटने लगी कि मैं यहां बैठा हुआ, वो नीचे बैठी हुई है। मन तो ऐसा कर रहा था कि उनको बुलाऊं, अपने बगल की कुर्सी में बैठाऊं, लेकिन फिर लग रहा था कि लोग सोचेंगे कि अजीब आदमी है, मतलब भीख मांगने वाली महिला को यहां बैठा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। फिर दूसरा ख्याल आया, मैं उठा अपनी सीट से और जाकर के उनके पास जाकर के नीचे जमीन पर बैठ गया। दोस्त देख रहे थे कि क्या हरकत कर रहा है। तभी वो लस्सी वाला जो था उसने दूर से आवाज लगाई कि भैया इधर आइए, 2 कुर्सी आपके लिए भिजवा रहा हूं। वो नौकर 2 कुर्सी लेकर के आया, दादी जी को बिठाया, मुझे बिठाया और उसके बाद में वो बोला, लस्सी की वाला जो था दुकान वाला, वो बोला कि सर जी धन्यवाद मत कहिएगा, क्योंकि मेरी दुकान में ग्राहक तो हमेशा आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार आते हैं। आज आपने यहाँ आकर के सब करके मेरी आंखें खोल दी, मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी। अब से मैं कोशिश करूंगा कि मेरी दुकान के आसपास अगर कोई ऐसा दिखे तो उसे मैं फ्री में लस्सी पिलाऊं। छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। मदद करते चलिए, मुस्कान बांटते चलिए। अगर आपको ऊपर वाले ने इस काबिल बनाया कि आप किसी की मदद कर सकें, तो मदद करने से पीछे मत हटिए। कई लोग कहते हैं कि भिखारियों को भीख नहीं देनी चाहिए, पैसा मत दीजिए, लेकिन अगर आपको कोई गरीब आदमी दिख रहा है तो उसे भोजन जरूर करवाइए। वो कहते हैं ना कि कब ऊपर वाला आपको किसी का ऊपर वाला बना करके भेज दे, आपको भी मालूम नहीं चलेगा। लोगों की दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। पैसे तो हर कोई कमाता है, दुआएं कमाइए, दुआओं के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर देखिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर मैं कहूं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं तो ये मेरा अहम है, और अगर मैं कहूं कि सबको मेरी ही जरूरत है तो ये मेरा वहम है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, बहुत ही सुंदर सी कहानी। 12 साल का एक लड़का जो अपनी कंट्री का सबसे तेज रनर बनना चाहता था, ओलंपिक्स में जाने का सपना देखता था। छोटा सा बच्चा, बहुत ही पैशनेट था अपने ड्रीम को लेकर के। लगातार अपने घर वालों से कहता था कि मुझे सबसे तेज दौड़ने वाला धावक बनना है, रनर बनना है। उसके घर वालों ने भी उसकी ट्रेनिंग रखवाई हुई थी। लगातार ट्रेनिंग कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, दौड़ता था, मेहनत कर रहा था और सक्सेस भी मिल रही थी। उस सिटी में जितने इवेंट्स हुए थे, कंपटीशन हुई थी, हर जगह पर वो जीता था। इनफैक्ट जो स्टेट लेवल पर हो रही थी उनमें भी वो मेडल्स जीत रहा था। उसके बारे में मीडिया में काफी कुछ छपता था, उसके काफी सारे इंटरव्यूज हो चुके थे। एक बार उस शहर में एक शानदार इवेंट रखा गया, चैरिटी इवेंट था, जिसमें 2 और लड़कों को बुलाया गया। उसी की एज ग्रुप के 12 साल के 2 और लड़के आए उसके साथ में दौड़ने के लिए। बहुत उस इवेंट का प्रचार हुआ, बहुत प्रमोट किया गया। फाइनली बहुत लंबी भीड़, एक तरीके से आप कह सकते हैं, उस इवेंट को देखने के लिए आई। बहुत सारी भीड़ में एक ऐसे व्यक्ति आए थे जो बहुत विद्वान थे, उस सिटी के रेनाउंड प्रोफेसर थे, बूढ़े प्रोफेसर साहब, जो आकर के बैठे आगे वाली सीट पर। एज अ चीफ गेस्ट उन्हें वहां बुलाया गया था। सारे जो रनर्स थे, 3 लड़के, जिसमें 12 साल का लड़का भी था, ये सब आया, आकर के गुरुजी को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। उसके बाद में रेस शुरू हुई। सबको मालूम था कि कौन जीतेगा। इसी शहर का वो 12 साल का लड़का जो ओलंपिक्स में जाने का सपना देख रहा था, वो फाइनली जीत गया। 100 मीटर की रेस थी। जैसे ही वो जीता, जोर शोर से उसका नाम वहां पर पब्लिक लेने लगी, हूटिंग होने लगी, सीटियां बजने लगी, तालियां बजने लगी, माहौल बन गया।
लड़के में जो कॉन्फिडेंस था पता नहीं, और मतलब वो एक्स्ट्रा जो है ओवर कॉन्फिडेंट आप कह सकते हैं, अंदर से और एनर्जी उसके अंदर आई। उसने माइक लिया एंकर से और ओपन चैलेंज दिया कि आप में से अगर कोई है जो मेरे साथ में दौड़ना चाहता है तो आकर के दौड़ सकता है। अब की बार 2 और लड़के आए इस लड़के के साथ दौड़ने के लिए, और इससे बड़े थे, उम्र में बड़े थे, डिफरेंट एज ग्रुप के साथ में लड़का दौड़ने के लिए तैयार था, ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था। लेकिन ये हारा नहीं। जब वो रेस शुरू हुई दूसरी वाली, तो इस बार भी इसी लड़के की जीत हुई। अब की बार फिर से पब्लिक ने इसका उत्साह बढ़ाया, फिर से तालियां बजी, हर कोई खुश था, माहौल बन चुका था कि क्या बात है, हम तो एक रेस देखने के लिए आए थे, यहां 2-2 रेस फ्री में देखने को मिल रही है। अब की बार ये लड़का गया, जाकर के वो जो गुरुजी थे, जो प्रोफेसर आकर के बैठे हुए थे, उनको प्रणाम किया और कहा कि सर देखा आपने, कमाल, 12 साल की एज हुई है, बड़े बड़ों को हरा दिया। वो जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि बेटा एक आखिरी रेस अगर आप मेरे कहने पर दौड़ लें तो मजा आ जाएगा। लड़के का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। उसने कहा हाँ जी आप बताइए किन के साथ दौड़ना है। जो बूढ़े प्रोफेसर थे, जो विद्वान थे उस शहर के, उन्होंने अब 2 नए चैलेंजर्स इस लड़के के सामने रखे। एक तो दिव्यांग व्यक्ति थे जिनको दिखता नहीं था, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, और दूसरी एक बूढ़ी अम्मा थी जिनकी एज काफी हो चली थी, सीनियर सिटीजन थी। उन दोनों के साथ में इस 12 साल के लड़के को दौड़ना था। इसकी तो मतलब हवाइयां उड़ गई, ये एकदम से सारा कॉन्फिडेंस, सारी एनर्जी गायब हो गई। इसने पूछा कि सर ये क्या हो रहा है, कहां मैं और कहां ये, इनके साथ में रेस करनी है? उन्होंने कहा हाँ आपको इन्हीं 2 के साथ में दौड़ना है। तीसरी रेस शुरू हुई, सीटी बजी, इस लड़के ने दौड़ना शुरू किया, दौड़ता चला गया और जाकर के फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गया। लेकिन अब की बार किसी ने भी सीटी नहीं बजाई। स्टेडियम में सन्नाटा था। वो जो सारी भीड़ आई थी, इतने सारे लोग आए थे, चुपचाप बैठे थे। इस लड़के ने पीछे मुड़ करके देखा, वो जो 2 साथ में इसके दौड़ने वाले थे, जो 2 खिलाड़ी थे, 2 चैलेंजर थे, जिनमें से एक दिव्यांग थे जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, और दूसरी वो बूढ़ी अम्मा थी, सीनियर सिटीजन थी, वो दोनों वहीं के वहीं खड़े थे। ये दौड़ करके प्रोफेसर साहब के पास गया, जाकर के बोला कि सर ये क्या हुआ, मैं जीत गया लेकिन किसी ने भी ताली नहीं बजाई, कोई खुशी नहीं दिख रहा है। जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि काम करना, अब आप जाना और आपके जो 2 साथी खिलाड़ी हैं उनके साथ में रेस कंप्लीट करना। ये लड़का वापस आया, चौथी बार रेस शुरू हुई। इस लड़के ने दौड़ना शुरू नहीं किया बल्कि चलना शुरू किया, उन दोनों का हाथ पकड़ के। एक तरफ दिव्यांग थे जिन्हें दिखाई नहीं देता था, और दूसरी तरफ बूढ़ी अम्मा थी, अपनी लाइफ की सबसे स्लो रेस में पार्टिसिपेट कर रहा था। धीरे 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 चलता चला गया, बहुत टाइम लगा, लेकिन अब की बार वो 100 मीटर की रेस जो थी, इन तीनों ने साथ में पूरी की, और पूरे स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट थी। लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, लोग सलाम भेज रहे थे, प्यार भेज रहे थे, लगातार तालियां बज रही थी, तालियां रुकी नहीं रही थी। लड़का दौड़ के आया प्रोफेसर साहब के पास में और पूछा कि सर बस एक बात बता दीजिए, अब की बार किसके लिए तालियां बज रही हैं, हम तीनों में से किसके लिए तालियां बजाई जा रही हैं? प्रोफेसर ने कहा कि अब की बार तालियां विनर के लिए नहीं बजाई जा रही हैं, ये इस रेस के लिए बजाई जा रही हैं जो शानदार तरीके से पूरी हुई है। आज जो तुमने जीता है लोगों का दिल, ये रेस तुम्हारी लाइफ की सबसे यादगार होगी। छोटी सी कहानी है, लेकिन आपको और हमें बता रही है कि ये जो रेस है ये लाइफ वाली रेस है। हम सब चाहते हैं सक्सेसफुल होना, हम सब चाहते हैं कि सबसे आगे मेरा नाम हो, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा बड़ा नाम, सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मेरे पास हो। लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस रेस में दौड़ते 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 जब हम फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाते हैं सबसे आगे, तो हमारे पीछे कोई नहीं होता है, वो सारे उधर स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हुए हैं। इस जिंदगी की रेस को अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो ये मैटर नहीं करता है कि आप जीत रहे हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि आपने किस तरीके से इस रेस को कंप्लीट की है। अपने साथ औरों को लेकर के चलिए। इस जिंदगी की रेस को जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस रेस में पार्टिसिपेट करना, लेकिन अच्छे तरीके से। उन सबको साथ लेकर के चलिए जो आपके साथ हैं। हमेशा जीतना ही सब कुछ नहीं होता है, कई बार लोगों का दिल जीतना, मुस्कान बांटना भी काफी कुछ होता है। अगली बार जब आप रेस में शामिल हों, अपनी लाइफ के बारे में सोचें तो सोचिएगा कि क्या आप इस रेस में सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। मीनिंगफुल स्टोरी, बहुत ही कमाल की कहानी, ये मैंने आपके साथ में शेयर की। अगर आपके पास में कोई कहानी है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, rjkarthik@gmail.com पर मेल कर सकते हैं।
ताकि आपकी भेजी हुई कहानी जल्द आपको अगले सोमवार सुनने को मिले। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे देखिए एक नई कहानी मेरे YouTube चैनल, Facebook पेज, Instagram हैंडल पर। और हाँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ताकत आवाज में नहीं सोच में होनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आज की कहानी आप में से किसी दोस्त ने मुझ तक पहुंचाई है। ये कहानी किसने लिखी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कहानी बड़ी कमाल की है। ये कहानी एक महिला की जो लिखती है कि मेरी उम्र लगभग 50 वर्ष है और मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ। मेरे घुटनों में दर्द रहता है, बड़ी समस्या होती है आने जाने में, लेकिन क्या करूं, फैमिली चलाने के लिए, घर परिवार का खर्चा निकालने के लिए जॉब करनी पड़ती है। एक दिन ऑफिस से निकली घर के लिए, बस स्टॉप पर पहुंची। वहां जाकर के देखा तो हमेशा की तरह मेरे बैठने के लिए जगह नहीं थी। पहले से बहुत सारी भीड़ थी। बहुत देर तक इंतजार करती रही। फाइनली एक बस आई। बस में जब अंदर चढ़ी तो देखा वहां भी बैठने के लिए जगह नहीं थी। अचानक से एक आवाज आई कि मैडम, आपके लिए सीट खाली है, बैठ जाइए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैडम कहने वाली जो थी वो एक मजदूरन थी। वो भी अपना काम खत्म करके ईंटें गारा ढोकर के शाम में वापस अपने घर के लिए रवाना हुई थी। मैंने गौर से देखा तो मुझे लगा कि चेहरा तो मेरे साथ में वहां बस स्टॉप पर खड़ा था। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि धन्यवाद बाई जी, आपने मुझे मौका दिया बैठने का। मुझे अच्छा लग रहा था। मैं ऊपर वाले को बार बार धन्यवाद कर रही थी कि क्या बात है, इतने अच्छे अच्छे लोग दुनिया में हैं। थोड़ी देर के बाद में मेरे पास वाली सीट पर एक महिला बैठी थी। उनका स्टॉप आ गया, उठ करके चली गई, सीट खाली हो गई। मैंने फिर से उनसे कहा कि बाई जी आकर के बैठ जाइए, लेकिन इस बार वो आकर के नहीं बैठी। सीट खाली थी। एक महिला और उस बस में खड़ी हुई थी जिनके हाथ में बच्चा था, रो रहा था। वो जो बाई जी थी उन्होंने उस महिला को सीट दे दी। थोड़ी देर के बाद में उनका भी स्टॉप आ गया, वो भी उतर करके चली गई। मैंने फिर से वो जो मजदूरन थी उनको आवाज दी, उन बाई जी को आवाज दी कि आइए बैठ जाइए। अब फिर से सीट खाली हो गई है, लेकिन वो मजदूरन एक पोल को पकड़ के धक्का मुक्की में खड़ी थी, वहां नहीं आ रही थी। अब की बार उन्होंने एक जो बुजुर्ग थे उनको भेज दिया और कहा कि आप जाकर के बैठ जाइए। वो जो वृद्ध जन थे वो आकर के बैठ गए। सीनियर सिटीजन थे, उनकी उम्र 75 से 80 के लगभग बीच रही होगी। वो आकर के बैठे। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनका भी स्टॉप आ गया। वो भी उनको, जो बाई जी थी, उनको धन्यवाद करते हुए कि बहुत अच्छी हो, आपका धन्यवाद कहते हुए चले गए। फाइनली सीट खाली हो गई। उस बस में भी अब आखिरी स्टॉप आने वाला था, बहुत कम लोग बचे थे। मैंने उनसे कहा कि अब तो बैठ जाइए। तो जो बाई जी थी आकर के बैठ गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताइए, आपने मुझे बैठने का मौका क्यों दिया? सबसे पहले आपके पास तो सीट थी, आप तो आराम से बैठी थी। उन्होंने कहा कि क्या बताऊं, मैंने आपको वहां स्टॉप पर देखा था, लग रहा था कि आपके पैरों में तकलीफ है। जब आप बस में चढ़ रही थी तब भी लग रहा था कि आप बड़े दर्द में हैं। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने आपको बैठने के लिए जगह दे दी। फिर मैंने उनसे कहा कि 2-3 बार सीट खाली हुई, तब आप बैठ जाती। तो जो बाई जी थी उन्होंने कहा कि मैं बाद में बैठ जाती, लेकिन मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था, उसकी माँ उसको गोद में लेकर के खड़ी थी, मुझसे देखा नहीं गया, मैंने उनको बैठने के लिए जगह दे दी। और उसके बाद में वो वृद्ध जन, वो बुजुर्ग जो कि खड़े थे, वो खड़े रहते और मैं बैठ जाती, अच्छा कैसे लगता। तो मैंने उन्हें बैठने के लिए मौका दिया, मुझे आशीर्वाद दे करके गए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये रोजाना करती हैं, आज ही कर रही हैं? तो उन्होंने कहा मैं रोजाना करती हूँ। मैं क्या बताऊं मैडम, मेरे पास में पैसे तो है नहीं, मैं कुछ दान तो कर नहीं सकती हूँ, मेरे पास में कुछ भी नहीं है पुण्य कमाने के लिए। कभी कभी रास्ते में से कचरा उठा करके साइड कर देती हूँ, कचरा उठा देती हूँ, पत्थर रखे होते हैं उन्हें बीन लेती हूँ, साफ कर देती हूँ रास्ता। कभी कुछ मेरे पास में होता है खाने के लिए तो जानवरों को दे देती हूँ। और यहाँ बस में मैं तो कर लेती हूँ मेहनत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं देखती हूँ कि ऐसे लोग जा रहे हैं जिनको खड़े रहने में तकलीफ हो रही है, परेशानी में है, तो उनके लिए सीट दे देती हूँ। ये सीट कौन सा, हमें घर लेकर के जाना है। ये छोटी सी यात्रा जिसमें वो कहती हैं कि मैंने काफी कुछ सीखा। और वो जो बाई जी थी जो मजदूरी कर रही थी, उन्होंने मुझे पता नहीं कितना बड़ा लेसन दे दिया। दुनिया में लोग कई बार सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन दिखावे के लिए कर रहे होते हैं। वो कहती हैं कि वो चुपचाप अपना काम कर रही थी, जितना बन पड़ रहा था, थोड़ा बहुत जो दूसरों के लिए कर सकती थी वो कर रही थी। और उन्होंने मुझे उस दिन सिखाया कि जिंदगी में आपके हाथ में जितना कुछ है, जितना कुछ आपके पास है, अगर आप वो खुशी बांट सकते हैं तो बांटिएगा जरूर। छोटी सी कहानी है और ये बस जर्नी की कहानी हमें सिखाती कि लाइफ में हम सबके पास में कुछ ना कुछ है जो हम शेयर कर सकते हैं। चाहे वो आपके पास में पैसा हो, आप किसी की मदद कर सकते हो, या आपके पास में कोई ऐसी चीज हो जो आप किसी के साथ बांट सकते हो, आपके पास ज्ञान हो जो आप बांट सकते हो। कई सारे टीचर्स हैं इस दुनिया में जो फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो लगातार अपना काम कर रहे हैं बिना किसी शो ऑफ के। आजकल लोग थोड़ा सा दान करते हैं लेकिन हल्ला बहुत सारा करते हैं। ईमानदारी से अगर आप किसी की मदद करेंगे तो अपने आप ऊपर वाला आपकी मदद करेगा, क्योंकि आपको भी नहीं मालूम चलेगा कि कब ऊपर वाला
ऊपर वाला बनकर आपके पास इंसान के रूप में आ जाएगा। आरजे कार्तिक बस ये कहना चाहता है, मदद करते चलिए, मुस्कान बांटते चलिए, ज्ञान तो सभी के पास है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हाँ, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर, Facebook पेज पर, Instagram हैंडल पर देखिए एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि फितरत तो कुछ यूं भी है इंसान की कि बारिश खत्म हो जाए तो छतरी भी बोझ लगती है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी उस वक्त की जब एक बड़े से पिंजरे में कुछ बंदरों को डाला गया। बंदर जैसे ही पिंजरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक सीढ़ी लगी हुई थी। सीढ़ी के ऊपर वाले हिस्से में कुछ केले लटकाए गए थे। अब एक बंदर का मन हुआ, भूख लग रही थी, वो सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ा, उस पर ठंडा पानी गिराया गया और यही ठंडा पानी बाकी के बंदरों पर जोर से फेंका गया। यानी कि यही सजा सबको मिली। सब ठंड के मारे दुबक करके चुपचाप बैठ गए। अब थोड़ी देर के बाद में दूसरे बंदर ने कोशिश की। वो गया सीढ़ी के पास में, केले खाने की कोशिश करने के लिए चढ़ने लगा। जैसे ही चढ़ने लगा वैसे ही उस पर ठंडा पानी फेंका गया और यही सजा बाकी के बंदरों को मिली। वो भी दुबक करके बैठ गया। तीसरे ने कोशिश की, चौथे ने कोशिश की, यही सलूक सबके साथ में होने लगा। अब बंदरों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि अगर हम वहां जाने की कोशिश करेंगे तो हम पर ठंडा पानी फेंका जाएगा। बंदरों ने मनी मन डिसाइड कर लिया कि भाई नहीं जाएंगे। अब किसी एक को तो भूख लगने लगी। अचानक से किसी ने हिम्मत करके कोशिश की, वो सीढ़ी के पास गया। जैसे ही सीढ़ी पर गया, चढ़ने की कोशिश करने लगा, इससे पहले कि उस पर ठंडा पानी गिराया जाता, बाकी के बंदरों ने मिलकर के उसकी पिटाई कर दी, उसकी धुनाई कर दी, उसको समझा दिया कि बेटा वापस नहीं जाना है। वो चुपचाप आके बैठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद में किसी ने हिम्मत करके कोशिश की, हो गया सीढ़ी के पास में, फिर से उसकी बाकी के बंदरों ने पिटाई कर दी। ये प्रोसेस चलने लगी। जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करता, बाकी के बंदर मिलकर के उसकी पिटाई कर देते। अब ये प्रोसेस चलती जा रही थी। जिस कलाकार ने इन सारे बंदरों को पिंजरे में रखा था, उसने एक नया आइडिया सोचा। उसने एक पुराने बंदर को बाहर निकाला और नए बंदर को अंदर घुसाया। जैसे ही नया बंदर अंदर गया, उसने देखा कि सीढ़ी पर केले लटके थे। उसे तो भूख लग रही थी। उसको मालूम नहीं था कि अंदर पिंजरे में चल क्या रहा है। तो उसने कोशिश की, वो सीढ़ी के पास गया, चढ़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही चढ़ने लगा, इससे पहले कि उस पर ठंडा पानी फेंका जाता, बाकी के पुराने बंदरों ने मिलकर के उसकी पिटाई कर दी। उसे समझ में नहीं आया कि पिटाई क्यों है। चुपचाप कोने में जाके बैठ गया। अब फिर से एक पुराने को बाहर निकाला गया, नए बंदर को अंदर लाया गया। जो नया आ रहा था उसको मालूम नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। वो सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता, बाकी के बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते। धीरे धीरे ये एक्सचेंज होने लगा, पुराने बाहर, नए अंदर। एक टाइम ऐसा आया कि सारे पुराने बंदर बाहर चले गए, सारे नए बंदर अंदर आ गए और सारे नए बंदरों को मालूम नहीं था कि पिटाई क्यों हो रही है। ना पीटने वाले को मालूम है, ना पिटने वाले को मालूम है। जैसे ही कोई सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता, बाकी के बंदर मिलकर उसकी पिटाई कर देते। आइडिया किसी को नहीं था कि पिटाई हो क्यों रही है। यही आज हमारी लाइफ में हो रहा है। बहुत पहले कोई प्रथा बनी, कोई ऐसा अंधविश्वास को लेकर के बात बनी जो कि आज तक चली आ रही है। किसी को मालूम नहीं है कि इसका लॉजिक क्या था, क्यों सोच करके इस बात को बनाया गया, लेकिन हम उसे फॉलो करते आ रहे हैं और उन्हीं चक्करों में आज हम वहीं बैठे हुए हैं जहां हम बैठे हुए थे। हिंदुस्तान आज 135 करोड़ से ज्यादा का एक बहुत बड़ा देश है। इतनी बड़ी जनसंख्या हमारी है, लेकिन 135 करोड़ लोगों में से भी खेल के मामले में बहुत कम सितारे निकल पाते हैं। ओलंपिक्स में बहुत कम मेडल्स हम जीत पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स को लगता है कि खेलों में कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि पड़ोसी के बेटा जो है वो पढ़ाई कर रहा है, वो खेल में नहीं गया तो हमारा बेटा भी नहीं जाएगा। तो ये जो फेलियर का डर है, इसी डर से हमने अपने बच्चों को घरों में कैद किया हुआ है। आप अपने डर को खत्म कीजिए, इस प्रथा को खत्म कीजिए, आगे बढ़िए और ये बात याद रखिए कि मालूम नहीं है किसी को भी कि पिटाई क्यों हो रही है। इसलिए एक बार कोशिश करके एक स्टेप उठाइए। आई एम श्योर आप सभी जीत हासिल करेंगे। आरजे कार्तिक एक बार फिर कहेगा, हिम्मत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे चैनल पर एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अभी कांच हूं, शायद इसीलिए चुभ रहा हूं, मगर एक दिन देखना मैं आईना बन जाऊंगा और मुझ में पूरी दुनिया देखेगी। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी आपको सिखाएगी कि जिंदगी में अगर आपका भी सपना कभी टूटा है तो वापसी कैसे करनी है, कमबैक कैसे करना है, जिंदगी में नया सपना कैसे देखना है और उसको पूरा कैसे करना है। स्पेन का एक 10 साल का लड़का, जिसका एक सपना था कि वो फुटबॉलर बनना चाहता था, उसने अपने पेरेंट्स को जाकर के बताया कि पापा देखना, एक दिन स्पेन का नंबर 1 फुटबॉलर बनूंगा, नंबर 1 गोलकीपर बनूंगा। उस लड़के को गोलकीपिंग बड़ी पसंद थी। उसने अपने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने उस पर भरोसा किया। मम्मी पापा ने उसके लिए कोचिंग शुरू करवा दी। फुटबॉल के ग्राउंड पर जाने लगा, कोच साहब से मिलने लगा और जाकर के कोच को बोलने लगा कि सर देखना, एक दिन मैं स्पेन का बहुत बड़ा फुटबॉलर बनूंगा। जो हमारे यहाँ का बहुत बड़ा क्लब है रियल मैड्रिड, उनकी तरफ से गोलकीपिंग करूंगा। तो कोच ने देखा कि उसका जो स्टूडेंट है, जो खेलने के लिए आया है, सीखने के लिए आया है, उसकी आंखों में चमक है, वो सपना है। कोच ने भी पूरे पैशन के साथ में उसको सिखाया, उसको तैयार किया।
वो 10 साल का लड़का कब 20 साल का हो गया मालूम नहीं चला, और इन 10 सालों में उसने कमाल की परफॉर्मेंसेस दी, कमाल के गेम्स खेले। एक ऐसा दिन आने वाला था कि उसे रियल मैड्रिड वाले साइन करने वाले थे, लेकिन उस दिन के आने से पहले ही एक शाम में वो अपने दोस्तों के साथ में घूम रहा था, कार में था, तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। इतना भयानक हादसा हुआ कि लड़का हॉस्पिटल पहुंच गया, हॉस्पिटलाइज था, और डॉक्टर्स ने इसके पेरेंट्स को बताया कि आपके बच्चे के कमर के नीचे के हिस्से को पैरालिसिस हो चुका है, लकवा मार गया है, आपके बच्चे की कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो चुका है, अब आपका बच्चा कभी भी चल नहीं पाएगा, हिल नहीं पाएगा, फुटबॉल खेलना तो बहुत दूर की बात है। इस बच्चे के पेरेंट्स की आंखों में आंसू थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके बच्चे का इतना बड़ा सपना टूट गया था। उन्होंने जाकर के अपने बच्चे से बात की, उसे बाद में समझाया कि बेटा अब आपके लिए आने वाली जिंदगी बड़ी मुश्किल होने वाली है। इस लड़के को जब मालूम चला तो हिल चुका था, इसके लिए सारे सपने टूट गए थे, उदास था, मायूस था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या होगा आगे। 18 महीने 1.5 साल तक ये लड़का हॉस्पिटल में था। आप सोचिए कि कोई 1.5 साल तक हॉस्पिटल में रहेगा, उसके माइंड में क्या क्या चलता रहेगा, कितने सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। इस लड़के के साथ भी ये हो रहा था, लेकिन इसने हार नहीं मानी। इसे लग रहा था कि इसने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ में कम बैक करना है, वापसी करनी है। इस लड़के ने जो इसका खाली समय वहां पर इसे हॉस्पिटल में मिला था, उसका सही यूटिलाइजेशन करना शुरू किया, उसे सही से यूटिलाइज करना शुरू किया, गाने लिखना शुरू किया, पोएम लिखना शुरू किया। इसे लिखने का शौक था, लिखता चला गया, धुन बनाता चला गया, उन्हें गुनगुनाने लगा, और इसका जो माइंड था वो फुटबॉल से डाइवर्ट होकर के म्यूजिक की तरफ शिफ्ट होने लगा। इसे लगने लगा कि अब इसे म्यूजिक में कुछ करना है। आप सोचिए वो लड़का जो कि हॉस्पिटल में, लेकिन अब वो नया सपना देख रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 5 साल के बाद में इस लड़के का एक सॉन्ग आता है जो कि पॉपुलर हो जाता है। सॉन्ग था लाइफ गोज ऑन द सेम, और ये लड़का स्पेन का बहुत पॉपुलर सिंगर बन जाता है। जूलियो इग्लेसियस इनका नाम है, जिनकी सच्ची कहानी आज आपके साथ में मैंने शेयर की है। इनके 30 करोड़ से ज्यादा एल्बम्स बिक चुके हैं, कई भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं, और ये हमें बताते हैं कि लाइफ में अगर एक सपना टूट जाता है तो जूलियो इग्लेसियस से सीखिए, नया सपना देखना शुरू कीजिए, और उस नए सपने के लिए मेहनत करना शुरू कीजिए। कई बार आपसे कहता हूं, आज फिर से कहूंगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर, Facebook पेज पर देखिए एक नई। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, मगर चमकता सिर्फ वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। बात उस दौर की है जब अफ्रीका में बहुत सारी हीरों की खानें मिल रही थी, डायमंड माइंस मिल रही थी, और जिसके पास में माइन आ गई वो तो मतलब दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन रहा था, माला माल हो रहा था। हीरे ही हीरे वहां मिल रहे थे। ये बात जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी, गांव में चर्चा हो रही थी, कहानियां सुनाई जा रही थी। एक गांव में किसान रहता था जिसको रोजाना एक न एक कहानी सुनने को मिलती थी। कभी उसका दोस्त आके बताता था, कभी फैमिली में बात होती थी। एक दिन एक दोस्त ने बताया कि पास के गांव में बहुत ही कमाल की खान मिली है, और जिसके पास में वो खान है वो तो माला माल हो गया, उसकी जिंदगी बदल गई। किसान को जोश आ गया, जोश जोश में जाकर के इसका जो खेत था नदी के किनारे, उस खेत को जाकर के बेच दिया। दूसरे किसान को बेच करके घर आया और कहा कि सौदा कर लिया है। अपनी पत्नी को बताया कि अब देखो खेत अपने पास नहीं है। तो पत्नी ने पूछा कि अब क्या करेंगे, तो उसने बताया कि अरे तुम्हें पता नहीं चला, यहाँ पर इतनी सारी हीरों की खानें मिल रही हैं, जाऊंगा और डायमंड माइन की खोज करूंगा, और उसके बाद देखना इतने हीरे होंगे, इतना अमीर बन जाऊंगा, इतना बड़ा घर होगा। बड़े बड़े सपने दिखा दिए, और वाइफ से कहा कि काम करते हैं, कल तुम्हें मायके छोड़ देता हूं, बच्चों को लेकर के जाओ, आराम करो, वापस आऊंगा अमीर बन के। वाइफ को भी बड़ा बड़ा सपना दिखा दिया, आंखों में चमक उठ गई वाइफ की भी। उनको लगा कि अब तो बस जिंदगी बदलने वाली है। धर्मपत्नी को अपनी अगले दिन छोड़ दिया मायके में, ससुराल में जाकर के ससुर जी को, सासू माँ को, सबको बता दिया। जो जवाई राजा थे बड़े खुश थे कि चलो भाई अब तो हम निकल गए खोज करने के लिए। पूरे अफ्रीका में घूमते रहे। इस किसान को डायमंड माइन नहीं मिली, बहुत साल लग गए, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वाइफ को इतना बड़ा सपना दिखा दिया था, ऐसा कहा था कि अब तो अमीर बन के आऊंगा, माला माल हो जाऊंगा। वो जो एक्सपेक्टेशंस थी कहीं ना कहीं इस पर हावी हुई। एक भी हीरे की खान नहीं मिली थी, निराश था, उदास था, पहाड़ से कूद करके जान दे दी, नदी में कूद गया। उसके बाद जिंदगी खत्म, किसान की मौत हो गई। कहानी यहां खत्म नहीं होती है, कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि कहानी इस किसान की नहीं है, ये कहानी दूसरे किसान की है, जिसको इसने खेत बेचा था। जिसको खेत बेचा था वो सिर्फ खेती कर रहा था, जाता था खेती करता था, वापस आता था, अपना रूटीन काम कर रहा था। एक दिन सवेरे सवेरे खेत में गया तो देखा कि नदी के किनारे एक रेनबो बना हुआ था। पास में गया तो जाकर के देखा कि सनरेज जो थी वो एक चमकीले पत्थर पर गिर रही थी, और उससे इंद्रधनुष बन रहा था। उस चमकीले पत्थर को उठाया, इसको लगा कि बड़ा सजावटी आइटम है, इसको लेकर के चलते हैं, और घर ले जाकर के बड़ी मासूमियत से ड्राइंग रूम में अलमारी में रख दिया। भूल गया उस बात को। एक दिन एक दोस्त इसके घर पर आया, उसने बोला कि भाई ये कहां से मिला।
ये चमकीला पत्थर कहां से मिला है तुम्हें? तो उसने कहा कि मेरे खेत में है, नदी किनारे खेत के वहां पर रखा हुआ था, वहां से लेकर के आया और अब यहां सजा दिया है, तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ। तो उसने कहा भाई पागल हो, ये सबसे बड़ा हीरा है, हमारे यहाँ पर जितने हीरे निकले हैं उसमें सबसे बड़ा हीरा है, और तुम्हारे खेत में मिला है तो मतलब और भी होंगे। तो अपने दोस्त को लेकर के गया, वहां पर कुछ जो स्टोन्स थे उन्हें इकट्ठा किया, उसके बाद में लैब में भेजा, रिपोर्ट आई तो जांच में मालूम चला कि वो वाकई में हीरे थे। वो जो खेत था उस जगह पर एक बड़ी सी खान बनी और उसमें जो हीरे निकले वो बेशकीमती हीरे थे। जिस किसान का वो खेत था, यानी कि दूसरा वाला किसान जिसने वो खेत खरीदा था, वो माला माल बन गया। पहला वाला किसान जो पूरी अफ्रीका में घूमता रहा डायमंड माइंस की खोज में, डायमंड 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 खोजता रहा, उसे एक डायमंड नहीं मिला। और उसी के खेत में जब उसने खेत बेचा और दूसरे किसान ने वहां काम करना शुरू किया, उसी खेत में बहुत बड़ी डायमंड माइन थी। इतने सारे हीरे वहां से निकले कि अगर वो थोड़ा इंतजार करता, थोड़ी मेहनत करता तो शायद कमाल हो सकता था। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। पहले वाले किसान के पैरों के नीचे हीरे थे लेकिन उसे मालूम नहीं था। उसने पूरा महाद्वीप, पूरा कॉन्टिनेंट खोज लिया लेकिन हीरे नहीं मिले। दूसरा वाला किसान जिसकी जिंदगी बदल गई, अवसर उसके सामने था, उसके दोस्त ने उसको रास्ता दिखाया और खेल पलट गया। लाइफ में हमेशा अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास हैं। अगर आप अपॉर्चुनिटीज तलाशने के लिए कहीं दूर चले जाएंगे तो ना तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ना अवसर मिलेगा और ना सक्सेस मिलेगी। कई बार कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है। अगर आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही है तो खिड़की खोल करके देखिएगा, हो सकता है वहां से दस्तक दे रही हो। आप ही के आसपास मौका है, उसको तलाशिए और उसके बाद कमाल कर दिखाइए। संकट के समय में याद रखना, कुछ बिखर जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज की तलाश कीजिए, सही मौके पर चौका लगाइए और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हाँ, याद रखिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में हमेशा दो तरह के लोगों से सावधान रहना। पहले वो जो आप में वो कमी बताएं जो आप में है ही नहीं, और दूसरे वो जो आप में वो खूबी बताएं जो आप में है ही नहीं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक राजा की जिसके कोई संतान नहीं थी, उत्तराधिकारी नहीं चुन पा रहा था, बूढ़ा हो चला था और अब जरूरत थी इस राज्य को अगला राजा देने की। अपने मंत्रियों से बात की तो उन्होंने बताया कि सर आप किसी को अडॉप्ट कर लीजिए। किसी ने कहा कि महाराजा साहब आप तो किसी को अडॉप्ट करने की बजाय किसी को भी आपकी पसंद से चुन करके किसी भी मंत्री को राजा बना दीजिए। राजा को ये सब समझ में नहीं आ रहा था। किसी ने उससे कहा कि कंपटीशन रखवा लीजिए। ये सुझाव उसे थोड़ा ठीक लगा तो उसने कहा कि काम करते हैं, किसी भी तरीके की कोई कंपटीशन नहीं होगी, सिंपल इंटरव्यू होगा। जो भी आएगा मुझसे बात करेगा और मैं बात करके पहचान लूंगा कि क्या वो अगला राजा बनने के लायक है या नहीं है। फिर किसी ने कहा कि काम करते हैं, इसमें आप क्राइटेरिया डाल दीजिए कि इस टाइप के लोग ही आ सकते हैं। तो राजा ने कहा नहीं, कोई भी आ सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति आ सकता है और आकर के अगले राजा के लिए इंटरव्यू दे सकता है। अब ये जो साक्षात्कार वाली बात थी ये फैली पूरे राज्य में, धीरे धीरे लोगों को मालूम चला, गांव में पहुंची, कस्बों में पहुंची, शहरों में पहुंची, तो सब तरह के लोग वहां पहुंचने लगे राजमहल में। एक छोटा सा गांव था, वहां एक लड़का किसानी करता था, खेती करता था। उसे जब ये बात मालूम चली तो उसने अपने फादर को बोला कि मुझे भी जाकर के एक बार इंटरव्यू देना है। तो उसके फादर ने कहा कि देख लो, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। तो उस लड़के ने कहा एक बार कोशिश करता हूं। लड़के के घर वालों ने उसको हाँ कह दी। अब वो तैयार था अगले दिन इंटरव्यू पर जाने के लिए, लेकिन सवाल ये था कि उसके पास में ढंग के कपड़े नहीं थे। अब जब ढंग के कपड़े नहीं थे तो उसको अंदर से वो घिन आने लगी कि कैसे मैं इंटरव्यू दूंगा, पता नहीं मतलब राजा को जब वो पहली बार मुझे देखेंगे उसके बाद ही उनका इंप्रेशन क्या होगा, वो जम नहीं पाएगा मामला। उसने अपने फादर से कहा कि क्या कुछ पैसे मिल पाएंगे, घर में ज्यादा पैसे भी नहीं थे। जैसे तैसे उसने उधारी करके कहीं से भी जुगाड़ करके एक अच्छा सा जैकेट बनवाया। पुराने से कपड़े थे, फटी सी शर्ट थी, पुरानी सी पैंट थी, उसके ऊपर वो अच्छा सा जैकेट डाला और इंटरव्यू देने के लिए वो जो नगर था जहां पर उनकी राजधानी थी, राजमहल था, वहां निकल पड़ा। रास्ते में जाते आते सोच रहा था कि क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, किस किस के मुझे जवाब देने होंगे। बहुत सारी अंदर, जो कि हर इंसान के साथ होता है जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बहुत कुछ माइंड में चल रहा होता है। वो जो नगर था वो आ ही गया था, परकोटा दिख रहा था। तभी उसे एक भिखारी दिखाई दिया जो कि सड़क के किनारे बैठा हुआ था। सर्दी का मौसम था, ठिठुर रहा था और उसने इस लड़के से कहा कि बाबूजी क्या मेरी मदद कर दोगे, मुझे कुछ ओढ़ने के लिए दे करके चले जाओ। इस लड़के के पास में कुछ भी नहीं था, ना पैसे थे, थोड़ा बहुत राशन लेकर के आया था खाने पीने के लिए। इसको लगा कि ये तो खाने पीने से तो काम चल नहीं पाएगा, इसको तो कपड़ा ही चाहिए। इसने अपने ऊपर देखा तो एक अच्छी सी जैकेट जो कि बड़ी मेहनत से इस तक पहुंची थी, उधारी के पैसे से पहनी हुई थी, जैसे तैसे जुगाड़ करके पहन के आया था कि चलो इससे इज्जत बच जाएगी, कुछ अच्छा लगेगा, इंप्रेशन चला जाएगा। इसके मन ने कहा कि यही उतार करके दे दो। लड़के ने यही जो जैकेट थी उतार करके उस
भिखारी को दे दी। उसके बाद में वापस चल पड़ा आगे। उस नगर में पहुंचा, राजधानी में पहुंचा जहां पर कि राजमहल था। वहां गया, जो राजा के सैनिक थे उन्होंने रास्ता बताया कि यहाँ सराय में जाकर के रुक जाइए। 2-3 घंटे वहां आराम किया। उसके बाद में इसका इंटरव्यू का टाइम आया। बाल बाल बना करके, वही पुराने से कपड़े थे, गंदे कपड़े। मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं क्या होगा, अब तो वो जैकेट भी चली गई है, सब कुछ खत्म होने वाला है, सब बिगड़ गया है। लेकिन कोई बात नहीं, अब यहां तक आ गया हूं। पापा पूछेंगे कि क्या करके आया, तो एक बार कम से कम ये तो बताऊंगा कि राजा साहब से मिल करके आया। तो राजा के कक्ष में पहुंचा, वहां राजा नहीं था। थोड़ी देर के बाद में राजा आया, और जैसे ही राजा आया, ये लड़का जो था इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया है। वो जो राजा था वो वही भिखारी था जो कि थोड़ी देर पहले मिला था रास्ते में, और जिसने इसका वो जो अनमोल जैकेट था वो ले लिया था। वो एक अच्छा सा कपड़ा जो पहन के आया था वो भी उसने ले लिया था। अब इससे बोला नहीं जा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या रिएक्शन दूं। तो इसने बस ऐसे इशारों में पूछा कि क्या आप वही हैं जो मिले थे? तो राजा ने कहा कि हाँ, मैं वही भिखारी हूं जो थोड़ी देर पहले तुम्हें मिला था। अब इसके अंदर थोड़ी हिम्मत आई। इसने पूछा कि आपने मेरे साथ क्यों किया? ये कौन सी परीक्षा आप ले रहे थे? ये क्या तरीका है? मेरे पास में एक ही जैकेट थी, वो भी आपने ले ली, और अब आप ही यहां पर राजा बनकर बैठे, आप ही राजा हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। राजा ने बोला कि परेशान मत रहो, अगर मैं राजा बन के सबसे पहले तुम्हारे सामने आता तो मैं जो बोलता वो तुम कर देते, तुम दुनिया का हर काम कर देते मुझे इंप्रेस करने के लिए और अगला राजा बनने के लिए। लेकिन मैं तुम्हारे सामने सबसे पहले भिखारी बन के आया, और मैं तुम्हारे असली चरित्र को, असली कैरेक्टर को जानना चाहता था कि अंदर से तुम कैसे हो। सर्दी का मौसम है, ठिठुर रहा था वहां भिखारी बन के। तुम्हारे पास सिर्फ एक जैकेट था, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास ज्यादा कपड़े भी होंगे घर पर, बड़ी मुश्किल से तुम शायद ये लेकर के आए होंगे। सबसे पहले तो ये जैकेट अपना वापस लो, और अब से तुम इस राज्य के अगले राजा हो। तो उस लड़के ने बोला कि आपने तो मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, ये कौन सा तरीका हो अगला राजा अनाउंस करने का? तो राजा ने कहा कि मुझे सब समझ आ गया है। जो इंसान दिल से अच्छा होता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरे की मदद कर देता है, रिटर्न में जिसको कुछ नहीं चाहिए, और जो अपने पास नहीं है उसके बाद में भी सामने वाले की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, वही इंसान सबसे अच्छा इंसान होता है। इसीलिए मुझे राज्य के लिए ऐसे राजा की तलाश थी जो सबसे पहले अच्छा इंसान हो। इसीलिए मैंने कोई एज, कोई ग्रुप, कोई भी क्राइटेरिया नहीं लगाया था। छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में हम सब चाहते हैं कि सब लोग हमसे प्यार करें, सब हमें चाहें, हमारे बारे में काफी लोग जानें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या आप सबसे प्यार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सबकी मदद करने के लिए तैयार हैं? बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज ये कहानी देती है। जिंदगी में सबसे पहले बनना है तो अच्छा इंसान बनो। और मैंने कई बार अपनी कहानियों में कहा है कि पैसे तो हम कमाते रहते हैं, जिस दिन दुआएं कमाने लगेंगे शायद उस दिन चमत्कार होने लगेगा। और वो जो कहते हैं ना कि 1% जो है वो बस 1% से रह गए, वो 1% वाली जो कमी है वो दूर हो जाएगी, और शायद आप मंजिल के पास पहुंच करके वहां पहुंच भी जाओगे और झंडा बुलंद कर दोगे। आरजे कार्तिक हमेशा आपसे कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर, इंस्टाग्राम हैंडल पर, फेसबुक पेज पर देखिए एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, अपनी ही छत पर खड़े हो जाएं तो अपना मकान नहीं दिखता। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक जंगल की, जहां एक शाम में मौसम बदल चुका था, काली घटाएं छा चुकी थीं, मौसम डरावना हो चुका था, बिजलियां चमक रही थीं, और अचानक से एक बिजली गिरी, और उस बिजली के गिरने की वजह से जंगल में आग लग गई। जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। उन जानवरों में एक सुनहरे बालों वाली हिरनी भी थी जो भाग रही थी। समस्या ये थी कि हिरनी प्रेग्नेंट थी, दर्द में थी, और बच्चों को जन्म देने वाली थी। लेकिन उस वक्त उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी, पहले खुद की जान बचानी थी, उसके बाद नन्हे नन्हे बच्चों को इस दुनिया में लाना था। हिरनी दौड़ती चली जा रही थी और जंगल के कोने में पहुंच गई जहां नदी थी। नदी किनारे पहुंचकर के हिरनी ने गहरी सांस ली, थोड़ा सा पानी पिया, और हिरनी अब अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढने लगी जहां जाकर के बच्चों को जन्म दे सके। अचानक से उसे लगा कि उसका पीछा कोई कर रहा है। उसने तिरछी नजरों से देखा तो मालूम चला कि झाड़ी के पीछे छुप करके एक शिकारी बैठा था जो अपनी बंदूक में गोली भर रहा था और इंतजार में था कि कब वो निशाना लगाए हिरनी पर और उसे मार करके ढेर कर दे। हिरनी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। जंगल में आग लगी हुई है, इस तरफ शिकारी आ गया है। हिरनी अपनी जान बचाने के लिए भागने के लिए तैयार हुई, डायरेक्शन बदलने ही वाली थी कि जैसे ही वो पलटी उसे दिखाई दिया एक खूंखार शेर। अब हिरनी के सामने चारों तरफ से समस्याएं थी।
एक तरफ नदी थी जिसे उसे साफ देख करके लग रहा था कि पार नहीं कर पाएगी, दूसरी तरफ जंगल में आग लगी थी, तीसरी तरफ शिकारी था, चौथी तरफ शेर आ चुका था। हिरनी के सामने संकट ही संकट था, कहीं से कोई मौका नहीं था कि वो अपनी जान बचा सके। हिरनी ने एक बार के लिए सोचा कि मरना तो है ही, तो क्यों ना शान से मरा जाए। हिरनी अब की बार शिकारी की तरफ फेस करके खड़ी हो गई, आंखें बंद कर ली, इंतजार में थी कि कब गोली चलेगी। इस सब के बीच में ऊपर वाले को धन्यवाद देने लगी इस जिंदगी के लिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगी और बार बार कहने लगी कि मेरी जान बचा लीजिए, सब कुछ अब आपके हाथ में है, मेरे नन्हे नन्हे बच्चों को इस दुनिया में आने का मौका दीजिए, उन्हें दुनिया देखने का मौका दीजिए। वो कहते ना चमत्कार होता है। जंगल में आग लगी हुई थी, अचानक से एक चिंगारी उछली और जाकर के शिकारी की आंख में लगी। शिकारी ने जैसे ही गोली चलाई, गोली तो चली लेकिन आंख में जब वो चिंगारी उछल के लगी तो वो निशाना भटक गया और गोली हिरनी की जगह जाकर के शेर को लगी। शेर घायल होकर के जमीन पर गिर गया। शिकारी की आंख में आग उछल के पहुंची थी, चिंगारी उछल के पहुंची थी, अपनी आंख बचाता हुआ शिकारी वहां से भाग गया। शेर जमीन पर था, शिकारी भाग चुका था। अचानक से मौसम बदला, हल्की हल्की बूंदें आसमान से गिरने लगी, बारिश होने लगी, जंगल की आग धीरे धीरे बुझने लगी और हिरनी ने उस सुहावने मौसम में नन्हे नन्हे बच्चों को जन्म दे दिया। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। हम में से कई सारों के सामने ये हिरनी वाला सीन होता है, हम सब चारों तरफ से संकट से घिर जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि जिंदगी में अब क्या करें। हर तरफ हमारे सामने समस्या खड़ी होती है और दोस्तों हमेशा याद रखना, जिंदगी है तो समस्याएं तो आएंगी। अमीर से अमीर आदमी को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब चारों तरफ से प्रॉब्लम्स आ जाएं तो क्या करें? जो हिरनी ने किया वही करें, आंखें बंद करें, ऊपर वाले को याद करें और कहें कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना मेरी समस्याओं को खत्म करने की। अब सब कुछ आपके हवाले है, अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। बस यही गुनगुना देना, सब कुछ आसान हो जाएगा। आरजे कार्तिक बस यही कहना चाहता है कि जिंदगी में जब हर तरफ समस्या हो और दिल से आप ऊपर वाले को याद करें तो चमत्कार उनका होता है और वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। बस यही कहना चाहता हूं, जिंदगी में ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ और अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर, Instagram हैंडल पर, Facebook पेज पर देखिए एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में कभी आप हार मानने की सोचें तो उस कारण को याद कीजिएगा जिसकी वजह से आप अब तक मैदान में डटे हुए थे। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी प्राची नाम की लड़की की, जिसने कॉलेज पास आउट किया, उसके बाद में सोचा कि जॉब नहीं करूंगी, अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगी, स्टार्टअप शुरू किया। 5-6 महीने तक सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन लॉस हुआ और वो बंद हो गया। दोस्तों ने भी काफी साथ दिया था, दोस्तों के साथ में सब कुछ शुरू किया था, लेकिन 5-6 महीने बाद जब वो बंद हुआ तो प्राची धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाने लगी। उसको लगा कि उसका एक सपना था, एक ड्रीम उसने देखा था जो कि अचीव नहीं हो पाया। उसकी फैमिली ने काफी बार समझाया लेकिन बात नहीं बनी, दोस्तों ने समझाया, बात नहीं बनी। उसकी एक प्रोफेसर मैम थी जिन्होंने कि उसे कॉलेज में पढ़ाया था। एक दिन मैम ने प्राची को बुलाया कि बेटा घर पर मिलने के लिए आना। जब प्राची वहां पहुंची तो मैम ने उससे कहा कि बेटा क्या रीजन है, मुझे मालूम चला, घर वाले आपके बता रहे थे, दोस्त बता रहे थे कि आप बड़ी परेशान रहती हो। तो प्राची ने बोला कि मैम क्या बताऊं, मैंने 5-6 महीने स्टार्टअप किया, बड़ी मेहनत की, तन मन धन के साथ में काम शुरू किया लेकिन कुछ भी नहीं बन पाया, सारे एफर्ट्स कर दिए लेकिन रिजल्ट 0 रहा। मैम जो थी उन्होंने कहा कि बेटा इसमें घबराने वाली क्या बात है, जिंदगी में काफी लोग फेल होते हैं, कोई पहली बार तो किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं है। प्राची बोल रही थी कि मैम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में चल क्या रहा है, इतने एफर्ट्स करने के बाद में भी अगर रिजल्ट ना मिले तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ का कोई मतलब है। तो जो मैम थी, जो प्रोफेसर थी, उन्होंने कहा कि बेटा मेरे साथ एक बार आओ। वो अपने गार्डन की तरफ लेकर के गई प्राची को और गार्डन की शुरुआत में एक टमाटर का पौधा उसको दिखाया जो कि मर चुका था। प्राची से कहा कि बेटा इसको देखो। तो प्राची ने बोला कि मैम इसको क्या देखूं, ये तो खुद मेरी तरह मरा हुआ है। तो जो मैम थी उन्होंने प्राची को समझाया कि बेटा उल्टी सीधी बातें नहीं करते हैं, ये फालतू की डिप्रेशन वाली बातें नहीं करते हैं। मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो ये समझाना चाह रही हूँ कि मैंने खुद भी इस टमाटर के पौधे को सारी वो चीजें दी जिसकी इसको जरूरत थी। बीज डाला, उसके बाद में खाद डाला, कीटनाशक का छिड़काव किया, पेस्टिसाइड, सब कुछ जिस जिस चीज की जरूरत थी सब कुछ किया, लेकिन ये फिर भी मर गया।
अब इस पर मेरा कंट्रोल तो है नहीं, मेरा कंट्रोल था मेरी मेहनत पर जो मैंने पूरी की। तो प्राची ने बोला कि मैम जब आप यही बात खुद कह रही हैं तो मुझे क्यों समझा रही हैं? आप खुद ही तो कह रही हैं कि मेहनत हम कर सकते हैं लेकिन रिजल्ट पर हमारा भरोसा नहीं है। मैं तो आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि जब रिजल्ट पर हमारा भरोसा नहीं है, जब वो ऊपर वाले के हाथ में है, तो फिर हम एफर्ट्स भी क्यों कर रहे हैं? हम क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हैं? मैंने कॉलेज के बाद में जॉब इसलिए शुरू नहीं की थी क्योंकि मुझे स्टार्टअप करना था। मेरा सारा सपना फेल हो गया। प्रोफेसर को वाकई में लगा कि प्राची बहुत ज्यादा डिप्रेशन की तरफ चली गई है, सिर्फ और सिर्फ उल्टी बातें कर रही है। उन्होंने एक बार फिर से समझाया कि बेटा मेहनत हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, फाइनल आउटकम हमारे हाथ में नहीं है, तुम समझो। लेकिन प्राची समझने को तैयार नहीं थी। वो जो मैम थी उन्होंने बोला कि बेटा आओ एक बार कॉफी पीते हैं। वो अंदर लेकर के गई, लिविंग रूम में कॉफी लेकर के आई मैम। उसके बाद जब कॉफी पी रहे थे, जब प्राची ने कहा कि मैम मैं चलती हूँ, आपने समझाया उसके लिए थैंक यू सो मच है, आपने टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच है, लेकिन जो होगा हो जाएगा, जो होना होगा, आप परेशान मत होइए मुझे लेकर के। तो जो प्राची की मैम थी उन्होंने कहा कि बेटा जाने से पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरे साथ आओ। वो प्राची को अपने घर के पीछे वाले एरिया में लेकर के गई। वहां स्टोर रूम था, उस स्टोर रूम का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर लाल टमाटरों का ढेर लगा हुआ था। प्राची चौंक गई। उसने बोला कि मैम ये क्या, टमाटर का पौधा तो मरा हुआ था। तो जो प्राची की मैम थी उन्होंने बोला कि बेटा मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गार्डन का पहला पौधा दिखाया था। वो पहला पौधा दिखाने के बाद मैं तुम्हें वापस लेकर के आ गई थी, तुमने पूरा गार्डन नहीं देखा। सिर्फ एक टमाटर का पौधा था जो मर चुका था, बाकी सारे वो थे जिनकी वजह से यहाँ पर लाल लाल टमाटर दिख रहे हैं। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि जो पहली बार फेल हो जाता है, अगर उसने यही मान लिया कि फेल होता रहूंगा तो कभी भी सक्सेस नहीं पाएगा। तुम्हें अपने काम करने के तरीके को बदलना होगा, पॉजिटिविटी लेकर के आनी होगी। और एक बार अगर फेलियर मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा फेल होती रहोगी। लाइफ में जितने महान लोग हुए हैं, ये छोटी सी कहानी में सिखाती है कि लाइफ में जितनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज के बारे में हम जानते हैं, चाहे क्रिकेटर हो, एक्टर्स हो, सिंगर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, उन सबके साथ में हुआ है। काफी बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अगर आपको लगता है कि आप किसी वजह से डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, किसी वजह से आपको फेलियर का सामना करना पड़ा है, तो कोशिश करते रहिए। लगातार कोशिश जब आप करते रहेंगे तो आपको भी मालूम नहीं चलेगा कि वो कोशिश आपको कब बहुत बड़ा रिजल्ट दे करके जाएगी। लगातार संघर्ष करते रहिए, जिंदगी बस इसी का नाम है। आरजे कार्तिक आपसे बस जाते आते ये बोलना चाहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर, इंस्टाग्राम हैंडल पर एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। हिंदुस्तान में लॉकडाउन जब हुआ तब कई सारे छोटे छोटे किस्से हुए। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों का बिजनेस ठप था। ये कहानी एक ऐसे कैब ड्राइवर की जिसकी लाइफ में सब कुछ खत्म होने को आया था। उसकी कैब बंद हो गई थी, वो घर पर बैठा हुआ था, गांव में था और समझ नहीं पा रहा था कि जिस इकलौते साधन से उसके घर में पैसा आ रहा था वो भी रुका हुआ है। उसके पास में जो पैसे थे, बचत थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। गरीबी के दिन बढ़ते चले जा रहे थे। उसको राशन की जरूरत थी लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। वो पता नहीं कितने लोगों को कॉल कर चुका था लेकिन सामने से ना में जवाब आता था। एक दिन अचानक से कॉल आता है और सामने वाला व्यक्ति कहता है कि भाई साहब अपना अकाउंट नंबर भेजिए, मैं आपको कैश भेजना चाह रहा हूं, आपकी मदद करना चाह रहा हूं। ये उससे पूछना चाहता है कि आप कौन है, कहां से बात करने से पहले कॉल कट जाता है। ये फिर से कॉल करता है तो सामने वाला कहता है पहले अकाउंट नंबर तो भेजिए। ये भरोसा करके अकाउंट नंबर भेजता है और वाकई में थोड़ी देर के बाद में इसके पास में कैश आ जाता है। ये बड़ा खुश होता है, ऊपर वाले को धन्यवाद करता है कि आपने बचा लिया, आज तो वाकई में चमत्कार हो गया। ये वापस उस नंबर पर कॉल करता है, पूछता है कि आप कौन है, क्यों मेरी मदद की। तो सामने वाले व्यक्ति कहता है कि शायद आप भूल गए, आज से 4 महीने पहले एक छोटा सा किस्सा हुआ था। मुझे दिल्ली जाना था इंटरव्यू के लिए। सुबह 6 बजे की ट्रेन थी। मैं घर से मैंने कैब बुक की, स्टेशन पहुंचा, आपका पेमेंट किया, उसके बाद मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। वहां जाकर के पॉकेट चेक की तो मेरा फोन मेरे पास नहीं था। मेरी जमीन हिल गई, आसमान हिल गया, मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मैं फटाफट से वहां से भागा। बाहर आकर के मैं स्टेशन पर कैब ढूंढने लगा लेकिन मुझे आपकी कैब नहीं दिखाई दी। बड़ी सारी कैब्स खड़ी थी। मैं जाकर के बार बार ड्राइवर का चेहरा देख रहा था कि यार वो बंदा कौन था जिसके साथ आया था, वो चेहरा मैं देख रहा था, समझ नहीं पा रहा था यार कहां गया बंदा। अपने आप अंदर से बहुत सारी गालियां आने लगी, बदतमीज, पता नहीं क्या क्या मैं बोलने लगा आपको। और मुझे लग रहा था यार ये कैब ड्राइवर ऐसे ही होते हैं, सामान दिखा और लेकर के चल दिए, अब तो पता नहीं कहां चला गया होगा, मेरा फोन बंद कर दिया होगा, ये हो गया, हो गया। 50 चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। मेरा जो इंटरव्यू था वो तो मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने दिल्ली जाने का प्लान ड्रॉप कर दिया। मैंने सोचा कि ये दिन ही अशुभ है, मतलब आज के दिन सुबह सुबह फोन गायब हो गया, चोरी हो गया।
क्या इंटरव्यू होगा और क्या जॉब में मेरी मतलब क्या जॉब मिलेगी मुझे, क्या सिलेक्शन होगा। मेरे पास कैश पड़ा था, मैं ऑटो करके वापस घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो देखता हूं कि वहां पर एक कैब खड़ी थी। वो कैब देख करके मेरा दिमाग ठनका, मैं फिर से गाली देने लगा। मैंने बोला ये कैब वाले ऐसे होते हैं, ये होता है वो होता है। मुझे लगा कि अड़ोसी पड़ोसी ने शायद किसी ने कैब बुक की होगी। आप कैब से निकल करके आए और आपने मेरा फोन मुझे लौटा दिया। वो फोन हजारों का था, लेकिन उस दिन मुझे करोड़ों की बात सीखने को मिली। आपने बोला कि भाई साहब मैं तो यहीं खड़ा हूं, आपके घर पर ताला लगाए, मैं इंतजार कर रहा था आधे घंटे से कि कोई आ जाए तो उसको फोन दे दो। इस फोन में भी लॉक लगा था तो किसी को कॉल नहीं कर पा रहा हूं। काफी देर से वेट कर रहा था कि इस फोन पर किसी का फोन आ जाए तो उससे बात कर लूं, लेकिन इस पर किसी का कॉल नहीं आया। मैं तो बस वेट कर रहा था और आप दिख गए तो आपको फोन दे दिया। मैंने आपसे कहा कि मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैंने भी इस नंबर पर कॉल नहीं किया। अगर मैं कॉल ही कर लेता तो शायद आपसे बात हो जाती, लेकिन मैं आपको गाली देने में इतना बिजी था कि मैं बस गाली देते हुए आई एम सो सॉरी। उस दिन जब आपने मेरा फोन मुझे वापस लौटाया तो मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। मुझे सीखने को मिला कि दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है, और मुझे सीखने को मिला कि किसी को भी जज करना बंद कीजिए। मैं आपको जज कर रहा था, पता नहीं उल्टा समझ रहा था, सोच रहा था कि बहुत ही बेकार आदमी है, मेरा फोन लेकर के भाग गया। लेकिन आप तो मेरा फोन लौटाने के लिए आए थे और आप तो इंतजार कर रहे थे कि उस पर किसी का कॉल आ जाए ताकि आप फोन लौटा सकें। ये बात उसने खत्म की और उसने बोला कि मैं बस इसीलिए आपकी मदद करना चाह रहा था। लॉकडाउन में मुझे आपकी याद आ गई, मैंने आपका नंबर सेव किया हुआ था। मुझे लगा कि शायद आपको कैश की जरूरत होगी, शायद आपको पैसों की जरूरत होगी, इसलिए कुछ कैश जितना मैं भेज सकता था मैंने आप तक पहुंचाया, आपकी मदद की है। उसने अपनी बात खत्म की और इस तरफ जो कैब ड्राइवर था उसने कहा कि आपने जो कैश मुझे भेजा है, जो मेरी मदद की है, इससे बड़ी मदद नहीं हो सकती है। और आज आपने मुझे एक बहुत बड़ी बात दुनिया में सिखाई है कि अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। आपको पता नहीं मैं किस हाल में जी रहा हूं, मेरे पास में राशन नहीं है, घर में पैसा नहीं है, मैं रोजाना भगवान के सामने हाथ जोड़ रहा हूं कि मेरी कोई मदद कर दे। मैं इतने लोगों को कॉल करता हूं, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था। आज आपने मदद की और मुझे सिखा दिया कि अच्छा काम करूंगा तो अच्छा फल जरूर आएगा। छोटी सी कहानी काफी कुछ सिखाती है। हिंदुस्तान में ऐसे लॉकडाउन में कई किस्से हुए हैं जिसने हम लोगों को एक बात सिखाई है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और याद रखना, अच्छा काम करेंगे अपने आप आपके साथ अच्छा होगा, यकीन मान के चलिए। आरजे कार्तिक बस यही कहेगा, अच्छे काम कीजिए, अच्छे कर्मों के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे YouTube चैनल पर, फेसबुक पेज पर देखिए एक नई कहानी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी, ये कहानी एक अमीर सेठ की। एक सिटी के सबसे अमीर सेठ थे, बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे थे, बहुत सारी फैक्ट्रीज के मालिक थे, कहीं कोई कमी नहीं, हर तरीके से संपन्न थे। एक दिन अपनी फैक्ट्री का दौरा करके शाम में घर लौटे थे। बड़ा सा बंगला, आलीशान बंगला। अंदर पहुंचे तो देखा कि घर वाले सारे लोग जो थे पूजा पाठ कर रहे थे, शाम की आरती चल रही थी। सेठ जी को भगवान से थोड़ी डिस्टेंस बनाने में मजा आता था, वो नास्तिक टाइप के थे, वो दूर रहते थे। अपने कमरे में चुपचाप चले गए, जाकर के अपना हिसाब किताब करने लगे, एनालाइज करने लगे क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। नौकर को बुला करके कहा कि एक कप कॉफी लेकर के आ जाओ। नौकर गया कॉफी तैयार करने के लिए। अचानक से सेठ जी को दर्द होने लगा सीने में, बेचैनी महसूस होने लगी। वापस नौकर को बुलाया और कहा कि एक काम करो, फटाफट से डॉक्टर्स को बुलाओ, कॉफी बाद में बनाना। उस सिटी के जो टॉप हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे वो सारे के सारे आए, आकर के जांचें करी, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई। मालूम चला कि सेठ जी हर तरीके से परफेक्टली फाइन थे। सेठ जी ने कहा कि मुझे तो अभी भी बेचैनी हो रही है, मेरे लिए तो दवाइयां लिखी। डॉक्टर्स ने कहा कि आप ठीक हैं, कहां परेशान हो रहे हैं। फिर भी सेठ जी का मन था, वो अंदर ही अंदर अजीब सा महसूस कर रहे थे। तो डॉक्टर्स ने दवाइयां लिख दी और साथ में नींद की गोली लिख दी कि अगर नींद ना आए तो ये भी ले लेना, लेकिन आप आज आराम करना, किसी बात की वजह से शायद आप परेशान हैं, इसीलिए आपको बेचैनी हो रही है। नौकर ने खाना तैयार किया, दवाइयां लेकर के आ चुका था। सेठ जी ने दवाई ली, सोने के लिए बिस्तर पर चले गए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, करवट बदल रहे थे। बिस्तर से उठ करके वो नींद की गोली भी ले ली, लेकिन तब भी नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर हो गई थी। घड़ी उठा करके देखा तो रात की 3 बज रही थी, सन्नाटा था, हर तरफ शांति थी। उन्हें लगा कि इस बंद कमरे में शायद घुटन हो रही होगी। कमरे से बाहर निकले, अपने आलीशान बंगले के बगीचे में गए, गार्डन में जाकर के टहलने लगे, लेकिन वो वहां भी उन्हें सुकून नहीं आ रहा था। उन्होंने सोचा कि थोड़ा बाहर टहल करके आता हूं। घर से बाहर निकल गए, कॉलोनी में सड़क पर टहलते टहलते दूर चले गए। इतने ख्यालों में खोए हुए थे, फैमिली को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, पता नहीं 50 बातें चल रही थी कि घर से कब दूर आ गए मालूम ही नहीं चला। सड़क किनारे एक चबूतरा था, वहां जाकर के बैठ गए, चप्पल नीचे उतार दी, आराम से बैठे थे। उसके बाद में अपने बचपन को याद करने लगे, उन दिनों को याद करने लगे जब स्ट्रगल किया करते थे, जब लाइफ में कुछ नहीं था। वो सारे दिन याद आने लगे। सेठ जी अपने ख्यालों में थे, तभी वहां एक कुत्ता आया और उनकी एक चप्पल अपने मुंह में दबा करके भाग गया। सेठ जी ने देखा तो फटाफट से उसके पीछे भागे अपनी चप्पल छुड़वाने के लिए।
कुत्ता दौड़ता दौड़ता पास में झुग्गी झोपड़ियां थी वहां जाकर के चला गया। उस कुत्ते के पीछे पीछे गए, आवाज लगाई, वो कुत्ता थोड़ा डरा, उसने अपने मुंह में से वो चप्पल नीचे गिराई और वो वहां से खिसक लिया। सेठ जी ने दूसरी वाली चप्पल भी पहनी और वापस अपने घर के लिए आने के लिए तैयार थे। उन्हें याद आया कि घर भी तो चलना है, कितनी देर से बाहर बैठा हूं। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आने लगी। सेठ जी ने आसपास देखा तो एक झोपड़ी में से रोने की आवाज आ रही थी, एक महिला के रोने की आवाज आ रही थी। तकरीबन सुबह के 4 बज रहे होंगे, काफी देर हो चुकी थी। सेठ जी ने सोचा कि क्या करूं, जाकर के पूछूं क्या बात है या फिर अपने घर चले जाऊं। उनके मन ने कहा कि घर चलते हैं, कहां फालतू के पंगे में पड़ना है, अपना काम करते हैं, अपन अपने काम से काम रखते हैं। सेठ जी घर की तरफ चलने के लिए आगे बढ़े, 4-5 कदम आगे बढ़ाए, फिर मन में दूसरा ख्याल आया कि एक बार जाकर के पूछ तो लूं, पता तो कर लूं कि बात क्या है। उस झोपड़ी के पास गए, झांक करके देखा तो अंदर वाकई में एक महिला रो रही थी। दीवार से, वो जो झोपड़ी की दीवार थी उससे सर पटक पटक के रो रही थी। सेठ जी ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया, उस महिला ने दरवाजा खोला। सेठ जी ने सबसे पहले तो कहा कि बहन जी माफ करना, गलत मत सोचना, मैं बस यहां से गुजर रहा था, मुझे आपके रोने की आवाज आई। क्यों रो रही हैं आप, क्या बात है, क्यों परेशान है? तो उस महिला ने बताया कि बाबूजी क्या बताऊं, यहां पर आप देखिए मेरी 7 साल की बच्ची है, सोई हुई है जमीन पर, ये बीमार है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसके ऑपरेशन के लिए बड़ा खर्चा होगा, लेकिन कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा है, मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सेठ जी ने कहा तो इसमें रोने से क्या होगा, रोने से आपको थोड़ा ना पैसा मिल जाएगा, रोने से कोई थोड़ा ना आपकी मदद कर देगा, और ये सुबह सुबह क्या रो रही हैं आप, इससे कुछ नहीं होने वाला, आपको मदद मांगनी है तो जहां आप काम करती है, कहां आप काम करती हैं? तो उस महिला ने बताया कि मैं तो घर घर जाकर के झाड़ू पोछा करती हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि उनसे मदद मांग लेती है, रोने से कुछ नहीं होने वाला। तो उस महिला ने कहा कि रो तो इसलिए रही थी क्योंकि कल एक बाबा जी यहां से निकले थे, उन्होंने कहा था कि बेटा सुबह 4 बजे कल रोना शुरू करना और ऊपर वाले को याद करना, लगातार प्रार्थना करना, देखना चमत्कार होगा। इसलिए मैं रो रही थी कि शायद वो बाबा जी की बात सच हो जाए, शायद ऊपर वाला मेरी सुन ले। सेठ जी ने जब ये सुना तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने फटाफट से कॉल किया, एम्बुलेंस आई, डॉक्टर्स को कॉल कर दिया कि इस बच्चे का ऑपरेशन होना है, जितना खर्चा होना है वो सब आप मुझसे लेना, आप इस बच्ची को ठीक कर दो, स्वस्थ कर दो। और उस महिला को कहा कि आप कल से ही मेरे यहाँ पर आकर के नौकरी शुरू कीजिए, मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, आपको जहां काम करना है वहां काम करना। उस महिला के रहने के लिए अपना सर्वेंट क्वार्टर भी दे दिया। सेठ जी की जो बेचैनी थी वो तो उसी वक्त खत्म हो गई थी जब उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया था, डॉक्टर से बात की थी, लेकिन मन में एक शंका थी, एक डाउट था जो लगातार चल रहा था। सेठ जी सोचने लगे कि मैं ऊपर वाले से इतनी डिस्टेंस रखता हूं, नास्तिक हूं, मुझे मतलब ही नहीं है, लेकिन क्या वाकई में ऊपर वाला है? ये क्या चक्कर है कि वो बाबा जी ने कहा कि 4 बजे रोना शुरू करना, मैं वहां पर किस्मत से पहुंच गया और उस महिला की मैंने मदद कर दी। सेठ जी के मन में 50 ख्याल आने लगे। फिर दूसरा ख्याल आया कि अगर वाकई में ऊपर वाला है तो हम ये नीचे वाले जो लोग हैं ये क्यों लड़ रहे हैं, वो क्यों हमें लड़ा रहा है धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर। उस महिला से ना तो मैंने जाति पूछी, ना उसने मेरी जाति पूछी, ना हमने एक दूसरे की जाति पूछी, ऊपर वाले ने भी हमारी जात पात के बारे में नहीं सोचा, बस मुझे जरिया बना करके वहां भेज दिया। सेठ जी को उस दिन समझ में आया कि लाइफ में वो काम में बड़ा विश्वास रखते थे कि कर्म किए जाओ, वो काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, काम करेंगे रिजल्ट मिलेगा। उस दिन एक और बात समझ में आई कि काम के साथ साथ, वर्कaholic होने के साथ साथ दूसरों की मदद करना, वो ह्यूमैनिटी का भाव रखना भी बहुत जरूरी है। सेठ जी को उस दिन समझ में आया कि जब मैंने किसी की मदद करी तो मुझे सुकून मिला, वो जो अंदर की बेचैनी थी वो खत्म हो गई। दुनिया में ऊपर वाले ने सिर्फ एक धर्म बनाया जिसे ह्यूमैनिटी कहते हैं, मानवता कहते हैं, इंसानियत कहते हैं। ये कहानी काफी कुछ सिखाती है। पहली बात तो सिखाती है कि अगर आप भरोसा रखेंगे तो चमत्कार जरूर होगा। दूसरी बात सिखाती है कि जिंदगी में एक दूसरे की मदद करते चलेंगे तो आपकी मदद अपने आप ऊपर वाला करेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में ज्ञान बांटने से हमेशा कुछ नहीं होता, मुस्कान भी बांटना जरूरी होती है। इसलिए आरजे कार्तिक हर कहानी के आखिरी में कहता है, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम दिए को तो फूंक मार कर बुझा सकते हैं, मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो तो खुद ही बुझ जाता है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसी महिला की जो कि रोजाना मंदिर जाती थी, उनका यही डेली रूटीन था। वो अपने शहर में रहें, गांव चली जाएं, किसी शादी में चली जाएं, जहां कहीं रहें, देश में रहें, विदेश में रहें, उन्हें किसी न किसी मंदिर जाकर के दर्शन करने होते थे। वो अपने शहर में जिस मंदिर में जाती थी वहां रोजाना जाती थी, ऑब्जर्व करती थी काफी कुछ। तो जब वो पहुंची मंदिर में तो उन्होंने देखा कि काफी कुछ गलत हो रहा है। उनसे उस दिन रहा नहीं गया। पंडित जी के पास गई, जाकर के बोली कि पुजारी जी प्रणाम, मेरी एक समस्या, उसका समाधान कीजिए। तो पंडित जी ने कहा कि बताइए क्या बात हो गई, हमसे कोई गलती हो गई, यहाँ किसी ने आपसे कुछ कह दिया? तो उस महिला ने कहा कि मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं यहाँ आकर के देखती हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर नाटक चल रहा है।
पुजारी जी ने कहा कि हो क्या गया, क्या बात हो गई? तो महिला ने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग आ रहे हैं वो सिर्फ यहाँ आकर के नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि वो आधे से ज्यादा टाइम मोबाइल चला रहे होते हैं, भगवान का वीडियो बना रहे होते हैं, फोटो खींच रहे होते हैं, खुद की फोटो खींच रहे होते हैं, मंदिर की फोटो खींच रहे होते हैं। वो भक्ति में तो लीन होते ही नहीं है, वो यहाँ सिर्फ दिखावा करने के लिए आते हैं कि हम मंदिर आ गए। कुछ लोग जो होते हैं वो गॉसिप कर रहे होते हैं, बहू की बुराई, सास की बुराई, अपने करियर की बातें, बॉस की बुराई, यहां पर गपशप चल रही होती है। यहां पर भक्ति कम होती है, दिखावा ज्यादा होता है। वो महिला अपनी शिकायत जो थी की जा रही थी। पंडित जी ध्यान से सुन रहे थे। सारी बात खत्म होने के बाद में बोले कि काम कीजिएगा, आपकी सारी समस्या का समाधान आपको कल मिल जाएगा, आपको बस 2 काम करने हैं। बोले कि हाँ बताइए क्या काम करने हैं, महिला ने पूछा। तो पंडित जी ने कहा कि 2 काम कीजिएगा। पहला काम तो ये कि पैदल पैदल आप कल मंदिर आइएगा, आपकी साधन से मत आइएगा, वाहन से। और दूसरा काम, अपने घर से एक लोटे में जल भर के लाइएगा, लोटे को पूरा जल से भर लेना। बस ये ध्यान रखना है कि उसमें पानी वानी ना गिर जाए। यहां मंदिर आने के बाद में आप 3 परिक्रमा उस लोटे के साथ में कर लीजिएगा। उसके बाद में मैं आपको आपकी समस्या का समाधान दे दूंगा। महिला को जो बताया गया था उन्होंने वही किया। पैदल पैदल घर से आई, मंदिर आकर के 3 परिक्रमा की, हाथ में लोटा था, लोटे में जल था, पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, पूरा ध्यान था कि पानी वानी ना गिर जाए। सब कुछ हो गया। उसके बाद में जाकर के पंडित जी को प्रणाम किया, बोलेंगे अब बताइए क्या उसका समाधान है, क्यों ये लोग भक्ति में लीन नहीं, क्यों ये लोग नौटंकी करते हैं। पंडित जी ने कहा कि मेरे कुछ सवाल है, उनका जवाब दीजिए। आज जब आप आई अपने घर से मंदिर तक, क्या आपने आज किसी को गपशप करते देखा? क्या आज आपने किसी को गॉसिप करते देखा? क्या आज आपने किसी को मोबाइल चलाते, वीडियो बनाते, फोटो खींचते देखा? क्या आज आपने देखा कि कोई यहां आकर के नौटंकी कर रहा है? तो महिला ने कहा कि नहीं, मैंने आज किसी को नहीं देखा, मेरा कहीं ध्यान नहीं था। तो वो जो पंडित जी थे उन्होंने बोला कि पता है आपका ध्यान क्यों नहीं था? क्योंकि आपका सारा ध्यान इस लोटे पर था कि कहीं इसमें से पानी ना छलक जाए। आपका सारा ध्यान इस पर था कि इसके साथ में मुझे 3 परिक्रमा करनी है, क्योंकि आपका खुद का सारा ध्यान भगवान की भक्ति में था। आपका सारा ध्यान, सारा कॉन्सेंट्रेशन उस लोटे में था। आपने सारी शक्ति भक्ति वहीं पर लगा रखी थी, इसलिए आपके